हुए राहुल गांधी ने कहा कि आप सभी ने देखा है कि मणिपुर में क्या हुआ है और वहां क्या हो रहा है। आपको आश्चर्य होगा कि प्रधानमंत्री ने मणिपुर के बारे में एक शब्द भी नहीं कहा है। कांग्रेस नेता ने कहा कि जब कोई राज्य जल रहा हो तो देश के प्रधानमंत्री को भी बोलना चाहिए। उन्होंने कहा आपको महसूस हुआ होगा कि प्रधानमंत्री को इम्फाल का दौरा करना चाहिए था और वहां के लोगों से मिलना चाहिए था। अगर पहले का कोई और प्रधानमंत्री होता तो वह लोगों से जरूर बात करता। इस पूरे घटनाक्रम की समीक्षा करने के लिए कल टीवी लाइव पर एक परिचर्चा का आयोजन किया गया। परिचर्चा में भाग ले रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी, वरिष्ठ पत्रकार राहुल लाल, वरिष्ठ पत्रकार प्रशांत टंडन, वरिष्ठ पत्रकार अमरेंद्र उपाध्याय यानी वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर दीपक पाचको, राजनीतिक विश्लेषक प्रोफेसर हिंदस्वामी और राजनीतिक विश्लेषक अवकाश प्राप्त IPS विजय शंकर सिंह। परिचर्चा का संचालन कर रहे हैं देशबंधु टीवी लाइव के प्रधान संपादक राजीव श्रीवास्तव। आशा है आप इस परिचर्चा को पूरा सुनेंगे। वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको ये परिचर्चा कैसी लग रही है, आपके क्या विचार है। अपने विचारों से भी हमको अवगत कराइए। और हमारा YouTube चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पेज अगर आपने फॉलो नहीं किया तो फेसबुक पेज फॉलो कीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कीजिए। तो आइए सुनते हैं इस परिचर्चा के प्रमुख अंश साझा। तो दोस्तों आइए आज शुरुआत इस एक वीडियो से करते हैं। अमूमन प्रधानमंत्री सदन में आओ, सदन में आओ, सदन में आओ, सदन में आकर जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो, मणिपुर पे जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो, जवाब तुमको देना होगा, देना होगा, देना होगा, वरना गद्दी छोड़ना होगा, छोड़ना होगा, छोड़ना होगा, जवाब तुमको देना होगा, देना होगा, देना होगा, वरना गद्दी छोड़ना होगा, छोड़ना होगा, छोड़ना होगा। प्रधानमंत्री सदन में आओ, सदन में आओ, सदन में आओ, सदन में आकर जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो, मणिपुर पे जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो, जवाब तुमको देना होगा, देना होगा, देना होगा, वरना गद्दी छोड़ना होगा, छोड़ना होगा, छोड़ना होगा, जवाब तुमको देना होगा, देना होगा, देना होगा, वरना गद्दी छोड़ना होगा, छोड़ना होगा, छोड़ना होगा। प्रधानमंत्री सदन में आओ, सदन में आओ, सदन में आओ, सदन में आकर जवाब दो, जवाब दो। तो सुन रहे थे आप, प्रधानमंत्री सदन में आओ, सदन में आके जवाब दो, वरना गद्दी छोड़ना होगा। तो ये वो नारे हैं दोस्तों जो आज संसद परिसर में गूंज रहे थे। विपक्षी दलों का गठबंधन या इंडिया यानी इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस के कई नेता आप यहां देख रहे हैं कि काले कपड़ों में हैं और वो नारे लगा रहे हैं कि प्रधानमंत्री चुप्पी तोड़ो, प्रधानमंत्री सदन में आओ। लेकिन संसद से दूर, सदन से दूर राजस्थान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता को बता रहे थे कि यूपीए ही इंडिया है, INDIA है और इंडिया ही यूपीए है। विपक्षी दलों ने सिर्फ नाम बदला है, काम उनका वही है। जरा सुन लेते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान में। लोगों को याद ना आए इसलिए इन्होंने अपना नाम UPA से बदलकर INDIA कर दिया और इतना लंबा कर दिया कि लोग भूल जाएं। UPA के नाम बदला है ताकि ये आतंकवाद के सामने घुटने टेकने का अपना पाप छिपा सके। इन्होंने नाम बदला है ताकि ये कर्ज माफी के नाम पर किसानों से विश्वासघात को छिपा सके। UPA नाम बदला है ताकि ये गरीबों के साथ किए गए छल कपट को छिपा सके। तो नाम बदला है इन्होंने यानी यूपीए की बात कर रहे हैं, INDIA, इंडिया पूरा नहीं कह रहे हैं लेकिन INDIA कह रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और हैं कहां? तो राजस्थान में। आपको बता दूं कि मोदी जी पिछले 6 महीने में 7 बार, जी हां 7 बार 6 महीने में राजस्थान का दौरा कर चुके हैं। राजस्थान दिल्ली के करीब है लेकिन मोदी जी के लिए तो हर राज्य ही करीब होना चाहिए। 7 बार न सही, कम से कम 1 बार तो वो मणिपुर जा ही सकते थे। लेकिन मणिपुर से अभी उन्हें कोई चुनावी फायदा नहीं मिलने वाला है, जबकि राजस्थान जाकर वहां के पैसों से, वहां पर जनता के पैसों से कहें तो करोड़ों के कामों की शुरुआत दिखाकर बीजेपी को सत्ता में लाने की कोशिशें की जा सकती हैं।
इसीलिए चुनावी राज्य राजस्थान में मोदी जी बार बार पहुंच रहे हैं। इस बार उन्होंने अपने भाषण में इंडिया यानी विपक्षी मोर्चे को निशाने पर तो लिया ही और कहा कि इंडिया के लेबल से वो अपने पुराने कामों यानी यूपीए के समय के कारनामों को छुपाना चाहते हैं। अगर उन्हें सच में इंडिया की परवाह होती तो क्या वे विदेशियों को भारत में दखल देने के लिए कहते। उन्होंने एक बार नारा दिया था, इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा। ये सारी बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भाषण में कही है। उस समय जनता ने उन्हें उखाड़ फेंका था। इन अहंकारी लोगों ने फिर से ऐसा किया है। वे कहते हैं यूपीए ही इंडिया है, इंडिया ही यूपीए है। जनता एक बार फिर उनके साथ वैसा ही व्यवहार करेगी। ये बातें यहां दोस्तों इसलिए रख रहा हूं, इस भाषण को यहां आपके सामने थोड़ा सा पाठ सुनाया, थोड़ा सा उनके भाषण को यहां आपके सामने बता रहा हूं, इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इस भाषण को सुन करके कोई नादान भी कह देगा कि यह चुनावी भाषण है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब जो हैं, उन्होंने प्रगति मैदान में हवन के लिए समय निकाला था, वहां हवन किया था, वहां भी भाषण दिया। इससे पहले बीजेपी संसदीय दल की बैठक में भी वो भाषण दे चुके हैं और वहां भी इंडिया के बारे में बात कर चुके हैं और कह चुके हैं कि इंडियन मुजाहिदीन जो है, यानी कि इंडिया की तुलना इंडियन मुजाहिदीन से, इंडिया की तुलना वो ऐसे तमाम ईस्ट इंडिया कंपनी से, ऐसे तमाम अलग अलग ढंग से करने की कोशिश कर रहे थे जो कहीं ना कहीं नकारात्मकता को साबित करता है, देश के लिए पॉजिटिविटी नहीं लाता है। ऐसे चीजों से इंडिया का नाम जोड़ रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पिछले 3 दिनों में लगातार इंडिया का राग अलापते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखाई दे रहे हैं और जहां भी उनको मौका मिलता है वहां मोदी जी भाषण दे रहे हैं और वहां इंडिया की बात कर रहे हैं। लेकिन संसद के भीतर जुबान खोलने से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्यों कतरा रहे हैं, यह सवाल तो पूछा जाएगा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी आज कहा है कि आज लोग जागृत हो गए हैं। आप टेंपल ऑफ डेमोक्रेसी यानी संसद में नहीं आते हैं मोदी जी, मगर राजस्थान में भाषण देते हैं। जरा सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। आज लोग जागृत हो गए हैं और वो लड़ेंगे, लड़ते रहेंगे और तुम, इसका मतलब यही है, तुम पार्लियामेंट, ये जो टेंपल ऑफ डेमोक्रेसी है, यहाँ पर बात नहीं करना चाहते हैं। आप जाके राजस्थान में मेडिकल कॉलेज ओपन करके पॉलिटिकल भाषण देना चाहते हैं। आप यहां टेंपल ऑफ डेमोक्रेसी यानी संसद में आप भाषण देना नहीं चाहते हैं, लेकिन दूसरी जगह जाकर के आप भाषण देते हैं, राजस्थान में भाषण दे रहे हैं। तो दोस्तों, बीजेपी पर लोकतंत्र को कलंकित करने का आरोप इंडिया के नेता लगा रहे हैं। आज इंडिया ने यह भी तय किया है कि उसका एक प्रतिनिधि मंडल 29 और 30 जुलाई को मणिपुर जाएगा। कल तो स्मृति ईरानी ने चीख चीख कर राहुल गांधी पर मणिपुर में आग लगाने का इल्जाम लगाया था। आपने सुना था, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, उनका भी, हमारा भी, आपका भी, इसलिए आज नहीं सुना पा रहा हूं। कल हमारे साथी प्रोफेसर अखिल स्वामी जी ने भी कहा था कि मत सुनाइए, तो उनकी बात का भी यहां ख्याल रख रहा हूं और स्मृति ईरानी जी के उस भाषण को आप लोगों के बीच नहीं ला रहा हूं। लेकिन अब स्मृति ईरानी जी के उस इल्जाम का जो दायरा है, वो दायरा शायद और बढ़ जाएगा, क्योंकि अब प्रतिनिधि मंडल के दौरे हो जाएंगे और इसके बाद वहां पर लगभग 20 प्रतिनिधि मंडल का जो के नेता जो है, उसमें 20 हैं, वो वहां पहुंचेंगे 29 और 30 तारीख को। इंडिया, ये जो काले लिबास में आप देख रहे हैं, ये नेता, इनके प्रतिनिधि वहां पहुंचने वाले हैं, मणिपुर पहुंचने वाले हैं। एक राहुल गांधी पहुंचे थे तो यहां हाहाकार मच गया। अब 20 नेता पहुंचेंगे तो क्या कुछ होगा, उसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। लेकिन 20 नहीं बल्कि 200 नेताओं को, 2000 नेताओं को पहुंचना चाहिए वहां पे, 2 लाख नेताओं को पहुंचना चाहिए मणिपुर में। इसलिए क्योंकि आज ऐसे उन नेताओं, उन लोगों, उन स्वयंसेवी संगठनों की जरूरत है वहां, जो जाकर वहां उनके जख्मों पर मलहम लगा पाए। वैसे दोस्तों, संसद में विपक्ष में राहुल गांधी की आवाज की कमी जो है वो महसूस हो रही है। राहुल गांधी को मानहानि मामले में सजा के खिलाफ अपील पर अब 4 अगस्त को सुनवाई होगी, आप जानते हैं। 4 अगस्त में ज्यादा दिन नहीं है, लेकिन उससे पहले आज एक और बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट से आई है कि ईडी यानी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, हिंदी में कहें तो प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक साहब यानी डायरेक्टर साहब संजय कुमार मिश्रा जी का कार्यकाल फाइनली बढ़ाने की मंजूरी अदालत ने, सुप्रीम अदालत ने आज दे दी है। अब उनका कार्यकाल यानी संजय मिश्रा जी का कार्यकाल 15 सितंबर तक रहेगा। इससे पहले इसी सुप्रीम कोर्ट ने
11 जुलाई को संजय मिश्रा के कार्यकाल को बढ़ाने के मोदी सरकार के फैसले को गलत ठहराया था और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था यह अवैधानिक है, यह अवैध है। 11 जुलाई के फैसले के मुताबिक मिश्रा साहब 31 जुलाई को यानी कि आज से 4 दिन बाद सेवानिवृत्त हो जाते, रिटायर हो जाते, मगर अब मोदी सरकार सितंबर 15 तक उनकी सेवाएं ले सकेगी। सवाल यह है कि आखिर इस सेवा के बदले कौन सा मेवा मोदी सरकार चाहती है? क्या भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था के हाथ अफसरों के मामले में इतने तंग हो गए हैं कि ईडी का जिम्मा संभालने के लिए कोई और योग्य अधिकारी सरकार को नहीं मिल रहा है, या फिर मोदी सरकार की योग्यता का पैमाना कुछ और ही है? क्या ईडी निदेशक के कार्यकाल का विस्तार और राहुल गांधी की सजा पर फैसला, इन दोनों के बीच कोई संबंध है, कोई रिलेशन है? ऐसे तमाम सवाल इस फैसले के बाद उठने लगे हैं दोस्तों। ये मैं या हमारी टीम नहीं कह रही है, ये आज चर्चा का विषय है, इसलिए आप लोगों के बीच रख रहा हूं। खैर, सियासी उठापटक के बीच और सवालों के बीच आज राहुल गांधी केरल के मंदिर में गांधी जी के प्रिय भजन रघुपति राघव राजा राम सुनते हुए नजर आए। आइए जरा हम भी सुनते हैं, सुनिए। तो ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सन्मति दे भगवान। राहुल गांधी वहां हैं, पूजा कर रहे हैं और ये केरल है। वैसे युवा कांग्रेस, इंडियन यूथ कांग्रेस जो है IYC के एक कार्यक्रम को, जो अभी 3 दिनों का कार्यक्रम बेंगलुरु में चल रहा है, उसको वर्चुअली आज राहुल गांधी ने संबोधित किया और राहुल गांधी ने बीजेपी और RSS पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी और RSS को सत्ता की भूख है, सत्ता पाने के लिए ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। सत्ता के लिए वे मणिपुर को जला देंगे, वे फिर पूरे देश को जला देंगे। उन्हें देश के दर्द और दुख की परवाह तक नहीं है। जरा सुन लीजिए राहुल गांधी की जुबानी, वर्चुअली संबोधित कर रहे हैं बेंगलुरु में हो रहे इंडियन यूथ कांग्रेस के 3 दिवसीय कार्यशाला को संबोधित करते हुए क्या कुछ कहा राहुल गांधी ने। थोड़ी सी बात आप तक पहुंचा चुका हूं, थोड़ा उनकी जुबानी सुन लीजिए। वो सिर्फ सत्ता चाहते हैं और सत्ता के लिए वो कुछ भी कर देंगे। मणिपुर को जला देंगे, बाकी देश को जला देंगे। हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, सारे देश को जला देंगे, क्योंकि इनको सिर्फ सत्ता चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। इनको देश के दर्द से कुछ फर्क नहीं पड़ता, दुख से कोई फर्क नहीं पड़ता, इनको सिर्फ सत्ता चाहिए। और ये लड़ाई है। एक तरफ आप बैठे हो, आप कांग्रेस पार्टी के भविष्य हो, आपके दिल में देश प्रेम है। जब देश को चोट लगती है, कहीं भी हो, मणिपुर में हो, तमिलनाडु में हो, जम्मू कश्मीर में हो, उत्तर प्रदेश में हो, कहीं भी हो, जब देश को चोट लगती है, देश के किसी नागरिक को चोट लगती है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, तमिल बोलता हो, बंगाली बोलता हो, आपके दिल में चोट लगेगी एकदम। आप उदास होगे, आपको पता भी नहीं लगेगा मूड क्यों खराब हो गया, मगर उनके दिल में ऐसी कोई बात नहीं है। RSS के लोगों को, बीजेपी के लोगों को कोई दर्द नहीं हो रहा, कोई दुख नहीं है उनके दिल में, क्योंकि हिंदुस्तान को बांटने का काम यही करते हैं और सदियों से करे आ रहे हैं। तो ये आपकी लड़ाई है,
तो अपनी बात रखते हुए राहुल गांधी, और राहुल गांधी यही नहीं रुके बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले दिनों लगातार इंडिया, जी हां, जो नया गठबंधन है विपक्षी दलों का, उस पर वार कर रहे हैं। थोड़ी देर पहले आपने सुना भी, यूपीए इज इंडिया, इंडिया इज यूपीए कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री पर पलटवार करते हुए राहुल गांधी ने साफ साफ इंडिया के बारे में भी अपनी बात रखी है। जरा सुन लेते हैं वो भी जल्दी से और आगे बढ़ते हैं। सुनिए। ऑपोजिशन अलायंस ने बहुत सुंदर नाम चुना, जो हमारे दिल से निकला, इंडिया। हम इंडिया हैं, और जैसे ही हमने नाम दिया, उसी इंडिया को नरेंद्र मोदी जी ने गाली देनी शुरू कर दी। उन्होंने यह भी नहीं सोचा कि मैं इस पवित्र शब्द हिंदुस्तान को गाली दे रहा हूं। इतना घमंड है, इतना अहंकार है। तो मोदी जी के बारे में कह रहे हैं इस पवित्र शब्द, इतना बढ़िया नाम हम लोगों ने इंडिया दिया और उस हिंदुस्तान को गाली दे रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इतना अहंकार है, इतना घमंड है। तो दोस्तों, देश जो है, राहुल जो है वो देश के भविष्य पर मंडराते हुए खतरे को देख रहे हैं। और इधर आज संसद में काले कपड़ों में विपक्ष के नेताओं को देखकर पीयूष गोयल ने कहा है कि काले कपड़ों में ये लोग, यानी विपक्ष जो है, उस प्रगति को स्वीकार नहीं कर सकते जो भारत ग्लोबल स्तर पर देख रहा है। उनके पहनावे की तरह उनका भविष्य भी काला है। यह सत्ता पक्ष की बात है। भारत की संस्कृति और परंपरा में दुश्मन के लिए भी शुभकामनाएं दी जाती हैं। ये तो आप जानते हैं दोस्तों, हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा यही है कि दुश्मन भी है लेकिन उसके लिए भी अच्छा ही कहेंगे हम। लेकिन यहां आप सुनिए कि क्या कुछ कहा जा रहा है। राजनीतिक शिष्टाचार भी यही कहता है, लेकिन विरोध से डरती हुई बीजेपी इंडिया के नेताओं के भविष्य को काला बता रही है। समझना यहां मुश्किल नहीं है कि इतनी दुर्भावनाएं मन में भर करके ये लोग किस तरह पूजा पाठ करते हैं, किस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चाहे कल जो हवन कर रहे थे या उससे पहले, अभी महीना भर पहले जो हवन उन्होंने किया नए संसद भवन के उद्घाटन में, वो पूजा पाठ है। तो किस तरह आप पूजा पाठ करते हैं, किस तरह की भक्ति की बात आप करते हैं? सवाल तो आएंगे ना, सवाल कई आएंगे और न्यूज पॉइंट में उन्हीं सवालों को डिकोड करने की हम कोशिश करते हैं। बीजेपी की क्या बढ़ती हुई हताशा है ये, और इस हताशा पर राहुल का वाद है। राहुल गांधी जो कह रहे हैं, जो अभी आप सुन रहे थे, ये बीजेपी की हताशा को क्या और बढ़ा रही है? बहुत कुछ है, उन सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। चलिए, हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उन सबसे आपका परिचय करवाता हूं। हमारे साथ इस वक्त देखिए 6 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर हैं विजय शंकर सिंह जी, आपका स्वागत करता हूं सिंह साहब। हमारे साथ प्रोफेसर अखिल स्वामी जी हैं, स्वामी जी आपका स्वागत है। हमारे साथ डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी हैं, सीधे मध्य प्रदेश से जुड़े हुए हैं, प्रकाश जी आपका स्वागत है। इधर दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं राहुल लाल जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं, राहुल लाल जी आपका स्वागत है। हमारे साथ जुड़े हुए उधर छत्तीसगढ़ से डॉक्टर दीपक पाचपोर जी, और इधर दिल्ली से ही हमारे साथ जुड़े हुए हैं अमलेंदु उपाध्याय जी, आप सबका स्वागत है। स्वागत, इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं, जो जुड़ने वाले हैं। बहुत कुछ है। देखिए, दिन भर की खबरें जो होती हैं वो कितनी सारी, कितने आयाम आपके सामने खोल कर रख देती हैं। किधर किधर देखें, किस किस की बात करें, किस किस को छोड़ें, ये शाम तक लगता है कि अरे इसको भी ले लो, ईडी की खबर आ गई, चलो इसको भी ले लो। ईडी साहब के बारे में 11 जुलाई को जो कोर्ट कहता है कि ये अवैधानिक है, वही कोर्ट आज 27 जुलाई को कहता है चलिए 15 तारीख तक के लिए बढ़ा देते हैं। लेकिन लोग सवाल कर रहे हैं, ये 15 सितंबर से पहले 4 अगस्त भी है, और 4 अगस्त को राहुल गांधी की सजा पर सुनवाई भी है, और उसके बाद हो सकता है अगस्त के महीने में ही राहुल गांधी की सजा पर फैसला आ जाए, कोर्ट का फैसला, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाए। उससे ईडी का क्या संबंध हो सकता है? ये सवाल पूछ रहे हैं लोग। आप भी सोचिए क्या संबंध हो सकता है। अगर आपको समझ में आ जाए कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए क्या संबंध हो सकता है। एक सवाल आप सबके सामने रख रहा हूं, लेकिन आना चाहता हूं प्रोफेसर अखिल स्वामी जी आपके पास, और आपके पास सवाल दूसरा है कि यह हताशा जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण है, दूसरी तरफ काले लिबास में जो कह रहे हैं वहां बैठे हुए तमाम
विपक्षी दलों के नेता, इंडिया के नेता, प्रधानमंत्री होश में आओ, संसद में आकर भाषण दो, लेकिन संसद के अंदर कह रहे हैं पीयूष गोयल जी कि ऐसे लोगों को, उन्होंने तो नाम लेकर आज कहा कि अधीर रंजन चौधरी को हम बोलने नहीं देंगे। नहीं सुना रहा हूं यहां पे, आप लोगों के बीच नहीं रख रहा हूं, लेकिन ऐसी बहुत सारी बातें सदन के अंदर, सदन के बाहर हो रही हैं। क्या कुछ आप देख रहे हैं, क्या कुछ समझ रहे हैं, जरा हम सबको समझाइए। देखिए राजीव जी, सबसे पहले तो मैं आज आपको साधुवाद देना चाहता हूं, जो आपने आज गांधी जी का प्रिय भजन सुनवाया। आत्मा प्रसन्न हो गई, ये भारत की आत्मा है। विश्व का सबसे बड़ा राम भक्त और सबसे बड़ा वैष्णव महात्मा गांधी, उसके उस वचनों को आज आपने याद दिला दिया जिसकी भारत को आवश्यकता है। भारत को आज आवश्यकता इस बात की है कि ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान। आज देश को इसकी आवश्यकता है। महात्मा गांधी राम भक्त थे, असली राम भक्त थे। आज जो लोग घूम रहे हैं, राम का नाम लेके घूम रहे हैं, मुंह में राम बगल में छुरी वाले लोग हैं ये। तो आज मैं तो बल्कि आपसे प्रार्थना करूंगा, आपसे निवेदन करूंगा कि रोज अपने कार्यक्रम के पहले अगर 2 मिनट जो महात्मा गांधी ये भजन सुना करते थे, अगर ये सुना दें, और आपके 10 करोड़ लोग जो व्यू करते हैं 1 महीने में आपके कार्यक्रम को, इसका प्रचार प्रसार हो। आज विश्व को इसकी ही आवश्यकता है। आज विश्व को इसी मूल मंत्र की आवश्यकता है कि ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान। आपने राजीव जी देखा, काशी के अंदर मस्जिद और मंदिर बगल बगल स्थित हैं। मथुरा के अंदर मस्जिद और मंदिर बगल बगल हैं। क्या आपने कभी मंदिर और मस्जिद को लड़ते हुए देखा? मंदिर के अंदर हमारे भगवान निवास करते हैं, मस्जिद के अंदर उनके अल्लाह निवास करते हैं। क्या उनको कभी आपस में लड़ते हुए देखा? कभी आपने ईश्वर और अल्लाह को लड़ते हुए देखा? कभी आपने मंदिर और मस्जिद को लड़ते हुए देखा? तो ये जो ढोंगी हिंदू और मुसलमान हैं, जो अपने को पाखंड को आगे बढ़ा रहे हैं, तो देश को आज आवश्यकता है महात्मा गांधी के उस मूल मंत्र की, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको। और ये भारत को अक्षुण्ण रखने का, भारत को मजबूत बनाने का मूल मंत्र है। आज मेरी एक और बात से राजीव जी आत्मा खुश हो गई। जो गहलोत साहब ने पत्र लिखा और ट्वीट किया, और उन्होंने कहा कि मैं आपको अवगत नहीं करूंगा, आपका स्वागत नहीं करूंगा। देखिए, महाभारत के अंदर, मैं बार बार महाभारत रामायण का संदर्भ लेता हूं, लेकिन मुझे क्षमा कीजिए, मुझे लेने दीजिए। भगवान कृष्ण ने न केवल कौरवों को दंडित किया था, दुर्योधन और दुशासन को दंडित किया था, पांडवों को भी दंडित किया था, जो नारी का अपमान हो रहा था, सिर झुका के बैठे थे। और आज की तारीख में वही परिप्रेक्ष्य है। जिस समय मणिपुर की बेटियों के साथ अन्याय और अत्याचार हो रहा है, जो व्यक्ति वहां जाके भाषण दे रहा है और जुमले दे रहा है, और जो मेरी देश की बेटियों की और बहनों की आवाज और चीत्कार को नहीं सुन रहा है, वो उन्हीं पांडवों की तरह है, वो उन्हीं भीष्म पितामह और कर्ण और अश्वत्थामा की तरह है, जो सिर झुका के बैठे हैं और जिन्हें बेटियों का, नारियों का चीत्कार सुनाई नहीं दे रहा है। और मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूं, जो इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव जा रहे हैं मणिपुर के अंदर, वो वहां जाके मलहम लगाएं, वहां बैठें, मैती और कुकी और नागा, मिजोरम भी जाएं, मिजो लोगों से भी बात करें। नॉर्थ ईस्ट की जितने भी आदिवासी समूह हैं, उन आदिवासियों समूह को बीच में जाके प्रेम और सद्भाव का संदेश दें, और महात्मा गांधी का जो ये मूल मंत्र है, ये जो मूल भजन है, इसको जाके सुनाएं। हम लोगों को अपने घर में, अपने मंदिरों में, ये जो महात्मा गांधी का जो आज आपने सुना के मेरी आत्मा को प्रसन्न कर दिया, जैसे आपने कल मेरे को ब्लड प्रेशर मेरा बढ़ा दिया था, आज मेरे ब्लड प्रेशर को बिल्कुल नॉर्मल ले आए। कृपा करके उस तरह के भाषण मत सुनाया कीजिए। इस तरह की देश की आत्मा को, देश को मजबूत, देखिए हम लोगों का मूल कर्तव्य ये है, हम भारतवासी हैं, भारत की संतान हैं। हम हिंदू मुसलमान सिख ईसाई में लड़ाई नहीं करा सकते। अगर हम हिंदू मुसलमान सिख ईसाई में लड़ाई कराते हैं, अगर हम आदिवासियों पे अत्याचार करते हैं, दलितों पे अत्याचार करते हैं, किसी प्रकार का जाति विद्वेष करते हैं, मुझे ऐसा लगता है माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय लिया है, क्योंकि जिनको एक्सटेंशन दिया है उनका नाम मिश्रा जी है, तो आज चलिए सुनील शुक्ला नहीं है, लेकिन मिश्रा और शुक्ला जी लोगों के लिए कुछ खास सुविधाएं उपलब्ध हैं, जो हम स्वामियों के लिए और बाकी शर्मा
और वाजपेयियों के लिए नहीं है। लेकिन जो भी सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम निर्णय है, स्वीकार्य है। लेकिन अगर ये कोई दलित और पिछड़ा या यादव या जाट होता तो शायद इतनी कृपा न होती। लेकिन चलिए ठीक है, मिश्रा जी है, उनको बधाई। लेकिन कम से कम 1.5 महीने 2 महीने जो आपको मिले हैं, अपने कर्तव्यों का निर्वहन कीजिएगा, क्योंकि 2024 में केवल 10 ही महीने बाकी हैं। जी, 2024 में केवल 10 महीने बाकी हैं। बात 10 महीने की इसलिए हो रही है क्योंकि चुनाव है 2024 में, हालांकि अब मात्र 5 महीने बाकी हैं और 5 भी नहीं, अगस्त का महीना सामने है तो कहेंगे 4, मतलब घड़ी की सुइयां टिक 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 पीछे जा रही हैं और वो 12 बजाने के लिए तैयार हैं। आना चाहता हूं प्रशांत टंडन जी हमारे साथ जुड़े हैं। प्रशांत जी, आपका स्वागत करता हूं। सीधे आपके पास आना चाहता हूं प्रशांत जी। चर्चा में बहुत कुछ है आज संसद भी है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान में थे और वहां की चर्चा भी है, चर्चा मणिपुर की भी है, चर्चा केरल से वर्चुअली जुड़े राहुल गांधी अपने युवा कांग्रेस, यूथ कांग्रेस के नेताओं को संबोधित कर रहे थे, वो चर्चा भी है। और चर्चा ईडी के निदेशक साहब को जो राहत मिली है, निदेशक साहब को राहत कह रहा हूं तो ये शायद मैं गलत कह रहा हूं, सरकार को, मोदी सरकार को जो राहत मिली है उसकी, इसलिए क्योंकि मोदी ही उनके एक्सटेंशन को आगे बढ़ाने के लिए गई थी, इसलिए मोदी सरकार को राहत कह सकते हैं। लेकिन ये मोदी सरकार को राहत की दरकार क्यों थी, इस पर कल थोड़ी बहुत चर्चा हमने की थी। यहीं से शुरुआत करना चाहता हूं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये सवाल यहां रखना कि आखिर इसकी जरूरत क्यों। और लोग सवाल खड़े कर रहे हैं प्रशांत जी कि ये कुछ कनेक्शन तो नहीं है राहुल गांधी के केस से और ईडी से, ऐसी बातें भी कर रहे हैं। मुझे नहीं समझ में आ रहा, आपको अगर कुछ समझ में आ रहा हो तो जरूर रखिएगा यहां पे। और इन सब का कनेक्शन जो अभी स्वामी जी कह रहे थे कि 10 ही महीने यानी कि 2024 से भी कुछ है क्या, ये बात एक डिस्क्लेमर के साथ ये सवाल आपके सामने लाना चाह रहा हूं। जो फैसला सुप्रीम कोर्ट का है वो सिर्फ आंखों पे, लेकिन विश्लेषण तो कर ही सकते हैं ना। बिल्कुल राजीव जी, सुप्रीम कोर्ट का फैसला बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि इसी बेंच ने यह कहा कि इनका एक्सटेंशन इलीगल है। अब एक इलीगल काम को उन्होंने आगे बढ़ा दिया। मतलब ये वैसा ही है कि कोई ट्रैफिक पुलिस वाला अगर ये कहे कि ये रेड लाइट आपने जंप की है और आपने कानून तोड़ा है, आप ऐसा करो कि अगली वाली रेड लाइट भी तोड़ दो। ये बहुत मतलब विरोधाभास में। और जो आप अभी शुरुआत में मैं सुन रहा था जब आप बोल रहे थे, आपको सवाल खड़े कर रहे थे कि क्या संजय कुमार मिश्रा ही एकमात्र ब्यूरोक्रेट हैं जो और कोई उनका विकल्प नहीं है। ये सवाल जज साहब ने भी पूछे, लेकिन जज साहब ने उनको मोहलत दे दी। और उनको मोहलत नहीं दी है, मोहलत मोदी सरकार को दी है। और बिल्कुल साफ इसके तार जुड़ते हैं। देखिए, कोर्ट का फैसला अपने आप में एक इंडिपेंडेंट फैसला है और उन्होंने सरकार की वो दलील मान ली कि एफएटीएफ का रिव्यू, जिसके बारे में कल मैंने विस्तार से चर्चा की थी, वो पेंडिंग है, वो चल रहा है। तो एफएटीएफ का रिव्यू ईडी को नहीं करना है अकेले, ईडी के ऊपर तमाम संस्थान हैं। और एफएटीएफ की वेबसाइट में जाके कोई देख ले, उसमें ईडी का नाम भी नहीं है। कल मैं बता चुका हूं विस्तार से किनके किनके नाम है। वो वित्त मंत्रालय का है, वो डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस का है, वो रेवेन्यू इंटेलिजेंस का है, वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी, वो लॉ मिनिस्टर, उसमें एजेंसीज हैं। इन सब के अधीन है, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू का हिस्सा है ईडी। अकेले ईडी को नहीं करना है, पहली बात। दूसरी बात कि ये रिव्यू चल रहा है कई समय से और ये नवंबर तक चलेगा। तो ऐसा सुप्रीम कोर्ट करता कि पूरे अमृत काल के लिए इनको बैठा देता, वो भी नहीं किया। अब इसका सीधा सीधा जो ताल्लुक है वो राहुल गांधी के केस से जुड़ता है और ये हम देख लेंगे 4 तारीख के बाद।
जो राजनीतिक गलियारों में चर्चा है वो ये है कि साहब इनको एक्सटेंशन इसलिए दिया गया है कि कोई दूसरा अधिकारी राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, ये 3 लोग निशाने पर हैं और इनके खिलाफ कार्रवाई करनी है, ऐसी मंशा है। चिंतित ये केवल उत्तर भारत से हैं और इसमें संजय कुमार मिश्रा जी अपना योगदान देंगे जैसे अब तक वो देते आए हैं। क्या किया संजय कुमार मिश्रा ने? 2018 से ईडी के डायरेक्टर हैं, उन्होंने सरकारें बनाई हैं, पार्टियां तोड़ी हैं, विधायकों को खरीद फरीद करवाने में मदद की, नोटिस बेच के। यही तो कर रहे हैं वो। एक पॉलिटिकल एंटिटी के तौर पे ईडी काम कर रहा है। ये बात सुप्रीम कोर्ट तक कही जा चुकी है, तमाम पब्लिक डोमेन में ये बातें हैं, तमाम डेटा है कि कितने केसेस है, कितना कन्विक्शन है, वो सब आपके प्रोग्राम में बोल चुका हूं पहले मैं जी। तो ये बड़ा एक भारत के लोकतंत्र के लिए, भारत की ब्यूरोक्रेसी के ऊपर, भारत की ब्यूरोक्रेसी की पारदर्शिता के ऊपर एक बड़ा सवाल है। आप सोचिए कि एफएटीएफ के तो और भी देश है ना, ये तो ग्लोबल फिनोमेना है जी। उस ग्लोबल फिनोमेना में क्या मैसेज जाएगा कि आपके पास कोई दूसरा अधिकारी नहीं है? क्या दूसरे देश जिनके रिव्यू हो रहे हैं, क्या वो अपने अधिकारियों को रिटायर नहीं कर रहे हैं? क्या डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ने या लॉ मिनिस्ट्री ने या मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने या डिपार्टमेंट या डायरेक्टरेट ऑफ कस्टम एंड एक्साइज ने क्या अपने अफसरों को रिटायर नहीं किया? वो भी तो रिव्यू कर रहे हैं। वो इस भाई एफएटीएफ क्या है? वो मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग का के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को ट्रैक करता है। मल्टीप्लिसिटी ऑफ एजेंसी उसमें लगी हुई, कई एजेंसियां लगती हैं उसमें क्या मिश्रा जी अकेले काम कर रहे हैं? बड़े कर्मठ व्यक्ति हैं भाई, बड़ा वक्त है इनके पास कि पूरे देश की राजनीति भी आप चला रहे हैं, सरकारें भी गिरवा रहे हैं और एफएटीएफ का रिव्यू का भी सारी जिम्मेदारी आप ही के कंधों पर है। तो इनको तो बड़ा एक पुरस्कार मिलना चाहिए। बिल्कुल। तो ये पूरा जो इस कोर्ट के फैसले के राजनीतिक इम्प्लीकेशंस होंगे और ये हम आगे आने वाले वक्त में देखेंगे। बिल्कुल, हो सकता है कि सदबुद्धि आ जाए, ना करें, लेकिन ये कि नियत वैसी ही है। नियत क्यों मैं कह रहा हूं? क्योंकि पिछला रिकॉर्ड ऐसा है। महाराष्ट्र की सरकार कैसे गिराई गई, कैसे पार्टियां तोड़ी गई, अभी हमने एनसीपी को देखा, उसमें क्या रोल है ईडी का, ये भी हम जानते हैं। सब चीजें पब्लिक डोमेन में है। तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण फैसला है और देश की जनता को, अपोजिशन पार्टीज को बिल्कुल कमर कस के रखनी चाहिए कि कोई ऐसा इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से सरकार के लिए कोई राजनीतिक द्वेष के साथ काम ना हो। और खासकर मैं नाम ले रहा हूं, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, राजनीतिक हलकों में ये चर्चा है। तो ईडी के डायरेक्टर पर जो संजय कुमार मिश्रा है, उनके ऊपर मीडिया की निगाह होगी, उनके ऊपर पॉलिटिकल पार्टीज की निगाह होगी। संसद का सत्र चल रहा है, नो कॉन्फिडेंस मोशन पर चर्चा हो। जी। दूसरी बात जी, जो आपने जी प्रशांत जी, तो मैं बाकी बातें जो आपने कही मैं अगले राउंड पे बोलूं। बिल्कुल, अगले राउंड में उस पर भी बात करते हैं। लेकिन आते हैं जरा, राहुल गांधी की बात आप कर रहे थे, राहुल गांधी की चर्चा करते हैं और आना चाहता हूं डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी आपके पास। राहुल गांधी युवाओं को कह रहे हैं कि आप कांग्रेस के, देश के भविष्य हैं। अभी सुन ही रहे थे आप, और कह रहे हैं कि लेकिन बीजेपी और आरएसएस ने क्या कुछ किया है, मणिपुर को जला दिया, देश को जला देंगे। जो बातें, और खुलकर बातें कर रहे हैं, खुलकर अपनी बात रख रहे हैं। क्या लगता है आपको? एक तरफ राहुल गांधी का सीधा वार, सीधा हमला, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी मोड में नजर आ रहे हैं, उनके साथी और देश के गृह मंत्री अमित शाह भी लगातार। आप मध्य प्रदेश में बैठे हुए हैं और मध्य प्रदेश भी जब तब गृह मंत्री पहुंच जा रहे हैं।
चल क्या रहा है डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी, सियासी खेल में क्या कुछ चल रहा है, जरा आपसे समझना चाहता हूं कि विपक्ष जो है वो तो हमलावर है, राहुल गांधी भी सीधी बात करते हैं, इधर उधर कोई लाग लपेट नहीं, सीधी बात करते हैं, लेकिन जो सत्ता पक्ष है उसमें भी जो दो लोग हैं, मोदी जी और अमित शाह, ये दोनों क्या कर रहे हैं? क्या राजस्थान और मध्य प्रदेश में बाजी, मध्य प्रदेश में सरकार उनकी है अभी और उस सरकार को रिटेन करने के लिए कुछ किसी भी हद तक जा सकते हैं, और राजस्थान में बाजी पलटने की तैयारी है, क्या कुछ आप देख रहे हैं? राजीव जी, मैं तो ये कहूंगा कि वालों को, INDIA लोगों को मोदी जी का आभार मानना चाहिए, उन्हें हारफुल पहनाना चाहिए और धन्यवाद देना चाहिए। हर रोज कहीं भी हो, वे जितनी बार INDIA, UPA इसका नाम लेते हैं, इसका मतलब ये कि वो उनका प्रचार कर रहे हैं। उन्हें अपना मुख्य प्रचारक घोषित कर देना चाहिए INDIA समूह को, क्योंकि जितनी बार मोदी जी कहते हैं INDIA, आज उन्होंने राजस्थान में वही बात कही जो बात वो पहले भी कह चुके हैं। पूरे देश में उनकी इन बातों की तू हो चुकी है, लेकिन वे शिक्षा लेने को तैयार नहीं है और आमाद हैं कांग्रेस का और दूसरे लोगों का प्रचार करने के लिए। तो ये बहुत अच्छी बात है। आज उन्होंने फिर कहा कि वही बात कही कि UPA और राहुल गांधी पर उन्होंने सीधा हमला बोला। क्यों बोला? क्योंकि उन्हें राहुल गांधी से डर लगता। उन्होंने कहा कि अगर ये देशभक्त होते तो विदेश में जाके भारत पर सवाल नहीं उठाते। अरे भारत की निंदा कहां की, लेकिन मोदी जी ये इसलिए कह रहे हैं कि उन्हें बहुत डर है। अब वो क्विट की बात करते हैं। क्विट इंडिया के आंदोलन में कौन शामिल था? क्या अब्बा हुजूर शामिल थे, या ये शामिल थे? क्या संघ शामिल था? क्या हिंदू महासभा शामिल थी? लेकिन फिर वही बात कहते हैं कि क्विट इंडिया देश को बचाएगा। फिर वो राजस्थान के चुनाव के पे आ जाते हैं। संसद चल रही है, मणिपुर में विद्रोह हो रहा है, मणिपुर में गृह युद्ध जैसे हालात है, लेकिन उन्हें चुनाव प्रचार से फुर्सत नहीं है। राजस्थान जाकर कह रहे हैं कि यहां पेपर लीक उद्योग चल रहा है। जरा मध्य प्रदेश में बात नहीं करते, जहां मुख्यमंत्री के बारे में क्या क्या बातें कही जाती है, उसके बारे में कभी वे बात नहीं करते। वे राजस्थान में बहन बेटियों पर अत्याचार की बात कर रहे हैं, लेकिन मणिपुर क्या मंगल ग्रह पे है? क्या वे मणिपुर के प्रधानमंत्री हैं? वे ये बात नहीं कहते। तो ये बहुत ही शर्मनाक लगा मुझे। और जिस बार UPA की माला जप, और हर बार वे कहते हैं कि कांग्रेस और सहयोगी दलों ने अपना नाम बदलकर INDIA, क्योंकि इंडिया कहने में अब उन्हें डर लगने लगा है, तो वो बार बार INDIA कहते हैं। और फिर वही बात, ईस्ट इंडिया कंपनी, इस्लामिक स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, ये सारे नाम, सारी बातें वो कह रहे हैं और बार बार UPA या इंडिया के क्या जिक्र कर रहे हैं। इसका मतलब ये कि वे बहुत बौखलाए हुए हैं। उनकी बौखलाहट का तर्क यह है कि आप प्रधानमंत्री हैं। पहले सदन कम से कम साल में 120 से 130 जाता था, लेकिन 60 दिन जब तो भी गति नहीं है। हमारे ही देश के प्रधानमंत्री जिनकी नौकरी है कि वो सदाकर अपनी बात सदन में सवालों के जवाब दें, वो जवाब नहीं देते। काले कपड़ों पर वो तंज कसते हैं नेता। सदन में, राज्यसभा में जयशंकर जिन मुद्दों पर चाहिए उन मुद्दों पर बात में जो वो जब बोलते हैं तो पूरे सदन में बीजेपी के सदस्य मोदी मोदी चिल्लाते हैं। अरे जब आप अपने विदेश मंत्री की बात ही नहीं सुनना चाहते तो विपक्ष के नेताओं की बातचीत क्या सुनोगे? ये शर्मनाक दौर है सदन में। राजीव जी। जी बिल्कुल, सदन में एक शर्मनाक दौर और वाद विवाद प्रतिवाद सारी चीजें चलती हैं, लेकिन साथ साथ जो कुछ हो रहा है, इंडिया का प्रचार बहुत कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। क्या ये घबराहट है या खुद फंस चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी? जरा राहुल लाल जी आपसे समझना चाहता हूं, जब से इंडिया का गठन हुआ है उसके बाद से देखिए आए दिन जब भी भाषण देते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इतना बढ़िया ब्रांड, मतलब ब्रांडिंग करने के लिए इससे अच्छा और क्या हो सकता है। और मोदी जी तो ऐसे भी ब्रांड एम्बेसडर हैं, कई कंपनियों के भी रहे हैं और देश के प्रधानमंत्री तो हैं ही।
तो क्या ये मान लिया जाए कि अब विपक्ष को भी एक ब्रांड एम्बेसडर मिल गया है मोदी जी के रूप में? देखिए, मैं तो ये कहूंगा कि राहुल जी ने, टीम इंडिया ने एक तरह से एक प्रयास किया पूरे कार्यक्रम को लेकर, उन्होंने इंडिया नाम रखा, और जो प्रयास था विपक्षी गठबंधन का कि आप टीम इंडिया नाम रखेंगे और मोदी जी के राष्ट्रवाद का असली क्रूर स्वरूप बाहर आ जाएगा, वो इतना जल्दी आएगा ये इसकी उम्मीद नहीं थी, लेकिन वो त्वरित तौर पर आ गया कि इन्होंने इंडिया नाम रखा नहीं कि वो उनकी तरफ से लेकर तमाम उस प्रकार की टिप्पणियां आनी शुरू हो गई। राजीव जी, आवाज थोड़ी मेरी कट रही है। जी जी, आवाज मेरी, मैं कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री जी से कितनी हड़बड़ी में रहे वो, कि वो हल्ला उन्होंने कर ही दिया। सोचिए कि वो लोगों को क्या क्या कहना पड़ गया। वो कभी एक तरह से किसी आतंकवादी संगठन से तुलना कर रहे हैं, किसी और जगह से तुलना कर रहे हैं, तो एक घबराहट की स्थिति है। देखिए, जब प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि भाई क्या आपने यूपीए के नाम को छुपाना चाह रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी आप तो धन्यवाद के पात्र हैं। आप, अच्छी बात है कि आप बार बार कहते रहे, और पुराने यूपीए भी अपने गरिमामय चीजों के लिए जाना जाता है। वो राइट टू एजुकेशन के लिए जाना जाता है, वो एक तरह से मनरेगा के लिए जाना जाता है, वो पारदर्शिता के तमाम चीजों के लिए जाना जाता है, जो उस समय तमाम प्रकार की चीजें, क्रांतिकारी चीजें हुई उस जमाने में। तो अगर प्रधानमंत्री जी इसी तरह से यूपीए का नाम लेते रहेंगे, हमें लग रहा है कि टीम इंडिया वालों के प्रचार का काम, अभी हिंदुस्तानी जी बिल्कुल सही कह रहे थे, उसके काम को उन्होंने और काफी सामान्य और आसान कर दिया है। नंबर 1 चीज। नंबर 2, देखिए पूरा देश ये समझ चुका है कि प्रधानमंत्री जी मणिपुर में बिल्कुल चुप्पी साधे हुए रहते हैं, उसके मामले पे बोलते हैं, सदन के बाहर बोलते हैं। वो लगातार पूरे देश दुनिया में घूमकर बोल सकते हैं, लेकिन वो सदन के भीतर नहीं बोल रहे हैं। ये भी एक तरह से आप सोच के देखिए कि राहुल गांधी नहीं है सदन में, लेकिन जो टीम इंडिया सदन में है उसकी पूरी घबराहट अभी भी उनके ऊपर नजर आ रही है। और अभी भी सोचिए किस हिसाब से वो गारंटी दे रहे हैं। देखिए, अब तो जनमानस में एक बात बड़ी सामान्य हो गई है राजीव जी, लोग 2 डेट को कोट करना शुरू कर चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट लोकतंत्र है, अगर आप लोकतंत्र के दायरे में विश्लेषण और मूल्यांकन के दायरे में सभी आएंगे। 11 जुलाई और आज के डेट पर सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसले में अंतर किया उसके ऊपर सबों की दृष्टि है कि 11 जुलाई और 27 जुलाई ये डेट भी लोगों के डेट टर्म में याद है। और साथ ही साथ प्रधानमंत्री का जो 27 जून और 2 जून, 27 जून को भोपाल में दी गई गारंटी, और 2 जुलाई को जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी ने उस गारंटी को तोड़ा और अजित पवार को मुख्यमंत्री बनाया, बाद में उनको पूरा खजाना भी सौंप दिया, और अब तो चर्चा यह है कि उन्हें मुख्यमंत्री का पद भी दिया जाएगा। तो उनके भ्रष्टाचार की गारंटी की क्या स्थिति में प्रधानमंत्री नया गारंटी दे रहे हैं कि अगले टर्म में जीतूंगा और देश को तीसरा अर्थव्यवस्था भी बनाऊंगा। तो अब दुनिया समझ चुकी है कि ये बेवकूफी का जो गारंटी वाला किस्सा वो भी उनका नहीं चलने वाला है। राजस्थान के मामले पर लाल डायरी पे तो प्रधानमंत्री ऐसे बोल रहे हैं जैसे लग रहा है कि वो लाल डायरी में क्या लिखा हुआ है उन्होंने राजेंद्र जी को दिया हुआ है कि उस डायरी के एक पंक्तियों को पढ़ा हुआ है उन्होंने। बहुत सारे लोग ये चीज कह रहे हैं कि भाई हो सकता है उसमें लाल डायरी के भीतर क्या था, प्रेम पत्र था, कविता थी, कहानी थी, क्या लिखा हुआ था। प्रधानमंत्री इतने दावे के साथ कैसे कह सकता है कुछ लाल डायरी में क्या था। तो देखिए प्रधानमंत्री घबराए हुए हैं, टीम इंडिया से घबराए हुए हैं, 3 जगह के जो चुनाव आने वाले हैं उससे घबराए हुए हैं। चूंकि जो राजस्थान में डिलीवरी सिस्टम है, अशोक गहलोत वहां पे देखिए उन्होंने जो काम किया है उनका डिलीवरी सिस्टम बोल रहा है। गारंटी उन्होंने, अशोक गहलोत ने जो गारंटी की बात जनता को कही थी वो डंके के चोट पर जनता के बीच में जा रहे हैं। तो एक तरफ है असली गारंटी देने वाले टीम इंडिया के लोग और एक तरफ है नकली गारंटी देने वाले हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी। तो देश के सामने में असली गारंटी और नकली गारंटी की बात है। प्रधानमंत्री जी ने तो मणिपुर को लेकर भी कहा था कि मणिपुर में आप डबल इंजन की सरकार बनाइए, मणिपुर को अनंत ऊंचाई तक पहुंचा देंगे। लेकिन अपने सत्ता की स्वार्थ की राजनीति जो कि इनकी पूरी पृष्ठभूमि रही है अब तक 2002 से, उस राजनीति को पूरा देश देख और समझ रहा है। उसी राजनीति की पूरी 100% पुनरावृत्ति मणिपुर में हुई है। आप सोच के देखिए कि अगर 370 हटा सकते हैं, जम्मू कश्मीर में पूरे शांति के साथ इन्होंने 370 हटा लिया, इनकी इच्छा शक्ति थी, तो मणिपुर जहां पे की आबादी केवल 30 लाख की है वहां पे अभी भी हिंसा कैसे हो रही है, जब पूरे दुनिया में हंगामा मचा है, संसद में हंगामा मचा हुआ है और अभी भी उस मणिपुर को ये शांत नहीं कर पाए। इसका मतलब है कि ये मणिपुर को शांत करने में इनकी थोड़ी भी रुचि नहीं है। राहुल गांधी से अगर थोड़ी भी प्रेरणा लेते तो इस देश का काफी हद तक समस्या का समाधान वो कर चुके होते। लेकिन प्रधान
प्रधानमंत्री जी कहते हैं ना कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, मैं ये कह रहा हूं कि राहुल गांधी के जो चौके छक्के जो वो लगा रहे हैं टीम इंडिया की तरफ से, उसमें प्रधानमंत्री जी जो तमाम रणनीति अपना रहे हैं वो अपना ही सेल्फ गोल करते चले जा रहे हैं। वो सेल्फ गोल महाराष्ट्र में भी हम लोग देख रहे हैं कि वहां पे दो पार्टियों को तोड़ा, दोनों की लोकप्रियता में वृद्धि हो चुकी है। उद्धव ठाकरे की लोकप्रियता में कितनी वृद्धि हो पूरे साल भर से हम लोग देख रहे हैं। आप जितना ही कुठाराघात हमला करेंगे, अगर आप तेजस्वी यादव पर हमला करेंगे वो बिहार में और मजबूत होंगे, आप राहुल गांधी पे हमला जितना कर रहे हैं वो और मजबूत हो रहा है। तो अब ये चलने वाला नहीं है। देश लोकतंत्र के लोकतांत्रिक मूल्यों को, जो वास्तविक लोकतांत्रिक और गांधीवादी मूल्य है, उसके तरफ देश अब जाना चाहता है। यही कारण है कि प्रधानमंत्री को बाध्य होना पड़ रहा है। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन का तो कभी इनके संस्थाओं ने कभी सहयोग नहीं किया। आज प्रधानमंत्री उसी क्विट इंडिया के नाम पर इंडिया शब्द को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। इसे भारत कभी स्वीकार नहीं करेगा। क्विट इंडिया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कई बार इस शब्द का प्रयोग करते हुए नजर आए, गांधी जी को याद करते हुए नजर आए। प्रधानमंत्री की हम बात कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ राहुल गांधी जो बात कहते आए हैं, मणिपुर को लेकर के उन्होंने जो बात कही थी, जून महीने के लास्ट में वो गए थे मणिपुर, और ये जुलाई का अंतिम समय चल रहा है, जुलाई महीना बीतने को है, और अब महीने भर बाद भी मणिपुर की हालत वैसी है। और लेकिन महिला एवं बाल विकास मंत्री कहती हैं स्मृति ईरानी कि राहुल गांधी वहां जाके आग लगा के आ गए। अब जब बाकी लोग जाएंगे तो क्या होगा, परिस्थितियां क्या सुधरेंगी या बदलेंगी, ये तो समय के गर्त से ज्यादा सरकार के हाथ में है। और वही चर्चा हम यहां कर रहे हैं कि मणिपुर पर अगर सरकार चाहती, जैसा कह रहे हैं राहुल लाल जी, कि आप 370 हटा सकते हैं कश्मीर से, जम्मू कश्मीर से, कश्मीर को 2 भाग में बांट सकते हैं, तो क्या आप मणिपुर में शांति बहाल नहीं कर सकते थे? आना चाहता हूं डॉक्टर दीपक पाचपोर जी आपके पास, माफी चाहूंगा दीपक जी आपके पास। और क्या लगता है आपको, आज भी राहुल गांधी कह रहे हैं कि ये मणिपुर जला रहे हैं, ये देश जला देंगे, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। इस बात को किस रूप में लिया जाए, कैसे लिया जाए? एक अलार्म है ये। राजेश जी, 2 चीजें हैं। एक तो ये इनका तरीका ही है कि आप अपनी गलतियों पर बात न करके उसकी सारी की सारी जिम्मेदारी राहुल पर डाल दें। जैसा कि इन्होंने कहा कि भाई राहुल गांधी वहां पे गए इसलिए और वो आग लगा के चले आए। ये तो बहुत शुक्र है कि ताजा इतिहास में जा रहे हैं, वरना ये तो शुरुआत करते हैं 1947 से शुरू करते हैं। तो हमें ये शुक्र मनाना चाहिए कि अभी हाल ही की बात कर रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि इस समय ज्यादातर जो वरिष्ठ और समझदार नेता है भारतीय जनता पार्टी के, वो सारे के सारे शांत बैठ गए हैं और इस तमाम खेल से काफी दूर है। वो कोई भी अपना हाथ नहीं जलाना चाहता। अब कौन लोग हैं? वही लोग हैं जो थोड़े बहुत स्पर्धा में हैं। जैसे आप देखिए पीयूष गोयल है, दूसरे आप जिस प्रकार से उन्होंने आज बातें की काला कपड़ा वगैरह, भाई काला कपड़ा जो है वो ऐसा नहीं कि संसद में पहली बार काले कपड़े पहन के आए गए हैं। इसके पहले भी काले कपड़े के साथ विरोध जताने का जो परंपरा है वो अपनाई जा चुकी है, और कई बार तो विरोधी दलों के द्वारा कांग्रेस के खिलाफ भी अपनाई जा चुकी है। तो इस तरीके की बात करना, दरअसल पीयूष गोयल का देखिए ऐसा है कि पीयूष गोयल एक ऐसे व्यक्ति हैं इस पूरे भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कि जो भाजपा की जो दोहरी नीति है, जिसको हम कह सकते हैं, तो उसके वो एक आदर्श पुरुष है। उनमें सारी चीजें हैं। जितने ये लोग सारे के सारे विदेशी संस्थानों को गाली देते हैं, आप देखिए कि पीयूष गोयल मुंबई के डॉन बॉस्को में पढ़े हुए हैं, जो वहां का क्रिश्चियन स्कूल है। ये कहते हैं वंशवाद और परिवारवाद। इनके पिताजी जो है वेद प्रकाश गोयल जी, वो जो जहाज रानी मंत्री रहे वाजपेयी जी के समय में, इनकी माता जी चंद्रकांता गोयल माटुंगा से 3 बार वहां से वो ये हुई हैं। उसके बाद बैकडोर एंट्री के रूप में ये स्वयं को एक चुनाव जीतने की बहुत स्थिति में थे, इसलिए उसको राज्यसभा से लाया जाता है, क्योंकि इनके पिताजी की और अटल बिहारी वाजपेयी जी की बड़ी पुरानी मित्रता थी, तो इसलिए जो है उसको ये किए जा रहे हैं। फिर ये कहते हैं हर किसी को, जो भारतीय जनता पार्टी के लोग, आरएसएस के लोग, कि हमारे गुरुकुलों को खत्म कर दिया गया, ये किया गया। इनके 2 बच्चे हैं, मतलब थोड़ी सी व्यक्तिगत बातों पर जा रहा हूं, लेकिन वो सब कुछ पब्लिक डोमेन में, इससे बात करने में कोई दिक्कत नहीं है। इनके 2 बच्चे हैं, एक ध्रुव और राधिका। ये दोनों ने हार्वर्ड विश्वविद्यालय से ही इन्होंने वो किया हुआ है, वहां से डिग्रियां ली हैं और अमेरिका में ही बस गए हैं। तो जो आप भारतीय संस्कारों की बात करते हैं, भारतीयता की बात करते हैं, उसको किस तरीके से दोहरा जीवन जो है बीजेपी और आरएसएस के लोग जीते हैं, इसको अगर एक व्यक्ति के रूप में आपको पेश करना होगा तो ये टोटल पैकेज है पीयूष गोयल।
तो उन्होंने इस तरीके की जो बातें की, आश्चर्य की बात है कि कैसे ये उस लेवल तक जा रहे हैं। इसको इनको दरअसल लोकतंत्र क्या होता है इसका पता ही नहीं है। दूसरी बात, राहुल गांधी वाली जो बात है, उन्होंने एक शब्द कहा अपने भाषण में, बड़ा मार्के का है और वो संकेत कर रहा है कि आने वाले चुनाव में क्या होने जा रहा है। उन्होंने कहा कि आप लोग कांग्रेस का भविष्य हैं। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि इस समय बड़े पैमाने पर युवा लोगों को चुनाव में भी उतारा जाएगा और उन्हें बड़ी जिम्मेदारियां भी दी जाएंगी। पिछले कुछ समय से आप देखिए, ये जो कोरोना काल के दौरान जो बीवी श्रीनिवास है उसने बड़ा बेहतरीन काम किया युवाओं में। दूसरी बात, अभी कुछ समय पहले जो है राहुल गांधी ने जो यात्रा निकाली थी, भारत छोड़ो यात्रा, आप उसमें देखिए, उसमें युवा वर्ग बहुत बड़े पैमाने पर उनकी ओर आकर्षित हुआ था। बड़े पैमाने पर, स्वाभाविक रूप से लंबी यात्रा बहुत सारे लोग नहीं करते, लेकिन जो युवा लोग उनके साथ लगातार चले। दूसरी बात, और अभी आप देखिए प्रवक्ताओं की जो टीम है कांग्रेस की, वो सारी की सारी जो है वो सेकेंड और थर्ड रैंक की जो लीडरशिप है वो ग्रो हो रही है। इसी के पैरेलली मुझे ऐसा लगता है कि जहां जहां कांग्रेस की सरकारें हैं राज्यों में, वहां भी युवा जो है बड़ी भूमिका निभाएंगे। छत्तीसगढ़ में भी कल एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ, जो युवा लोग कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, और उसमें भी स्पष्ट किया गया है कि आने वाले चुनाव में इसी साल जो होने जा रहे हैं छत्तीसगढ़ के, उसमें भी युवाओं को बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी और नए चेहरे भी उतारे जाएंगे। तो राहुल गांधी का ये जो कहना है वो एक इशारा है, और ऐसा लगता है कि नए चेहरे भी दिखेंगे, नई तरह की राजनीति भी दिखेगी, और ये भी एक घबराहट का कारण हो सकता है। कारण ये है कि भारतीय जनता पार्टी में इसका ठीक विपरीत नेतृत्व विकास का कार्यक्रम लगभग खत्म हो गया है, लगभग खत्म। मतलब उसमें बहुत सारे जो सीनियर लीडर्स हैं वो भी कोने में बैठा दिए गए हैं, तो दूसरे और तीसरे दर्जे के जो लीडरशिप है वो तो कहीं भी हमको नजर नहीं आती। जो भारतीय जनता पार्टी या आरएसएस साथ अपना जुड़ा हुआ जो दिख रहा है थोड़ा बहुत, वो वही है जो जुलूस निकालता है, रामनवमी के समय जुलूस निकालता है, या इधर उधर जो हुल्लड़ कर रहा है, वो सब अपने आप को समझ रहा है कि हम भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग हैं, लेकिन लीडरशिप में उनकी कोई जगह नहीं है। तो जो कंट्रास्ट पैदा हो रहा है भाजपा के अगेंस्ट कांग्रेस में, एक लंबे समय बाद युवा लोगों की बयार आने वाली है, ऐसा मुझे लगता है। आपको याद होगा लगभग 11-12 साल पहले, 10 साल पहले की बात है, राहुल गांधी ने लगभग 600 युवाओं की टीम जो है वो लेके आए थे। दुर्भाग्य ये रहा कि उन 600 युवाओं को व्यक्तिगत इंटरव्यू किए गए और लोगों से बात करके एक थिंक टैंक के नाम से बनाया जाना था। लगभग 8-10 साल पहले की बात है, मुझे एग्जैक्ट पता नहीं, लेकिन वो सब मिल जाएगा सर्च में। वो युवाओं की टीम का क्या हुआ ये आखिर तक पता नहीं चला। वो कांग्रेस की एक बहुत बड़ी भूल थी। अगर आज से 8-10 साल पहले अगर उनको ले आते कांग्रेस के लोगों को, तो आज कांग्रेस के पास एक ऐसा सशक्त एक लीडरशिप रहती जो इन लोगों का मुकाबला कर सकती थी। आपको याद होगा रतलाम की एक लड़की थी साउथ इंडियन, उसको राहुल गांधी ने टिकट दिया, वो जीत कर आ गई थी। मैं उसका नाम भूलो, शायद सुब्रमण्यम या ऐसा कुछ नाम था उस लड़की का। बेहतरीन लीडर। ऐसे बहुत सारे लीडर जो है अब वापस अटैक हो रहे हैं कांग्रेस की ओर। तो मुझे ऐसा लगता है कि राहुल गांधी ने आज जो वर्चुअल जो एड्रेस किया है, ये शायद एक संकेत ये है कि नए तरीके से जो है कांग्रेस को, उसकी जो युवा पंक्ति है उसको गैल्वेनाइज किया जाएगा और उसको प्रेजेंट किया जाएगा। ये एक अच्छी बात है, और यही जो है भारतीय जनता पार्टी की हताशा का एक कारण हो सकता है, और जिस पर राहुल जो है वो वार कर रहे हैं। राजीव जी, राहुल वार कर रहे हैं, लेकिन क्या बीजेपी जो है, आना चाहता हूं सिंह साहब आपके पास, हम कुछ भी करेंगे, जैसे भी रहेंगे, जैसे भी बोलेंगे, जो भी करेंगे जनता मानती जाएगी, और उसी पैटर्न को अभी अपनाते हुए, उसी पैटर्न पे आगे बढ़ते हुए बीजेपी दिखाई देती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परिवारवाद की बात कर लें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भ्रष्टाचार की बात कर लें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमाम अभी इंडिया बनाम यूपीए, इंडिया ही यूपीए है, यूपीए ही इंडिया है, क्विट इंडिया, तमाम इंडियन मुजाहिदीन से लेकर के और ईस्ट इंडिया कंपनी तक कह दिया उन्होंने सब कुछ। लेकिन इन सब के साथ साथ क्या लगता है कि जनता जो है, वो यहाँ की जो पब्लिक है, वो मोदी जी जो कह रहे हैं वही सुनती रहेगी, वही सुन रही है। और राहुल गांधी जो बात यहां कर रहे हैं, राहुल गांधी जो पलटवार कर रहे हैं, राहुल गांधी जो कह रहे हैं कि मणिपुर के हालात, जिसकी चिंता पहले ही जता दी गई थी, जिसके बारे में हम ऑलरेडी पहले बोल चुके हैं, और अगर उस पर न चेता जाए तो देश की हालत भी वैसी ही होगी, एक बहुत बड़ी चेतावनी है। तो एक तरफ राहुल गांधी, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपना ढर्रा राजनीति करने का, देश चलाने का नहीं, राजनीति करने का, कैसे देखा जाए?
दोनों में। और आज की तारीख में इसकी तुलना इसलिए भी जरूरी है सिंह साहब, क्योंकि अब देश चुनाव की तरफ बढ़ रहा है। 2014 में चलिए, जब सरकार बदल रही थी और मोदी जी एक मसीहा के रूप में नजर आ रहे थे, आप कितने भी भाजपा और आरएसएस की विचारधारा के खिलाफ हो, आप किसी के सामने कहने की हिम्मत नहीं पड़ती थी। जैसे ही आप शुरू करते थे मोदी के खिलाफ, लोग सर पे चढ़ जाते थे। तो उस समय यही जनता थी जो मोदी से कुछ उम्मीद लगाए बैठी थी। वह उम्मीद किस बात की थी? वह उम्मीद राम मंदिर की नहीं थी, वह उम्मीद यूसीसी की नहीं थी, वह उम्मीद किसी धार्मिक मुद्दे की नहीं थी, वह उम्मीद थी गुजरात मॉडल की, जिसके बारे में कहा गया था कि गुजरात देश का सबसे बड़ा विकसित मॉडल है। इतना शोर शराबा आईटी सेल ने किया और लोगों ने किया। गुजरात के लोगों से भी जब बात होती, कहती भाई हमारा केंद्र तो बहुत सरसब्ज है और बहुत विकसित है, उसकी तुलना में हम यूपी बिहार वाले जो वहां नौकरी करते हैं, निश्चित रूप से एक प्रकार की हीन ग्रंथ से आ जाते थे कि हमें गुजरात की तरह बनना है। लेकिन धीरे धीरे जैसे ही भूमि अधिग्रहण बिल आया, नकाब उतरना शुरू हुआ कि सरकार गुजरात मॉडल नहीं बल्कि गुजरात का जो क्रोनी कैपिटलिस्ट मॉडल है उसको लाना चाहती है। उसके बाद जब नोटबंदी हुई, नोटबंदी के बाद की हालत खराब हुई। अंत में 2019 का जब इलेक्शन नजदीक, उस समय बिल्कुल ऐसा लग रहा कि नरेंद्र मोदी वो नहीं है जो 2014 में है। इसी बीच पुलवामा होता है और उसी के जवाब में बालाकोट होता है। तब पुलवामा के बारे में सच्चाई किसी को नहीं पता थी, जो सत्यपाल मलिक साहब ने कही थी, ये सच्चाई भी अब सामने आ गई है। पुलवामा के बाद ये अपने एजेंडे पर आए 370 खत्म करने के, और तब लोगों को लगा कि शायद 370 खत्म होने के बाद जम्मू कश्मीर में कानून व्यवस्था सुधर जाएगी, राज्य विकसित कर जाएगा। लेकिन आप देख लीजिए 370 खत्म होने के बाद भी आज तक वहां सेना की कोई टुकड़ी आई है, जितनी है उतनी ही है। और सेना अगर जितने लंबे समय तक किसी राज्य में रहती है तो फटीग हो जाती है, थक जाती है। इतने लंबे समय तक सेना को नहीं रखा जा सकता, और ये रख रहे हैं। उसके बाद कोरोना आया, कोरोना में प्रधानमंत्री चुप रहे, एक शब्द भी नहीं कहा, ताली बजवाते रहे, दीपक जलवाते रहे, लेकिन कुछ तो कुछ नहीं। बिना ऑक्सीजन के लोग मरे हैं, ये हमने आपने सबने पूरे देश में टीवी पर देखा है, जलती हुई लाशें देखी हैं। और शायद ही कोई ऐसा घर परिवार हो या रिलेशन में हो जिनके घर कोई न कोई इस कोरोना की डेथ न हुई। तो जाहिर है कि इन सब स्थिति को देखते हुए जनता का भी सब्र और जनता का भी जो उम्मीदें थी वो सब धराशायी होती गई। अब उस उम्मीदों के लिए वो कोई विकल्प ढूंढ रही थी। विकल्प की जब बात होती थी तो कहा जाता था विकल्प ही नहीं है। राहुल गांधी ही एक विकल्प के रूप में नजर आ रहे थे, लेकिन इन्हें इनकी ही पार्टी के कुछ लोगों ने मिलकर गैर जिम्मेदार बताना शुरू किया। देखिए अब स्थिति बदलती कब है, जब भारत जोड़ो यात्रा होती है। तो भारत जोड़ो यात्रा में जिस तरीके से भीड़ इकट्ठी हुई, जिस तरीके से लोग स्पॉन्टेनियस तरीके से जुड़े और पूरे देश की यात्रा किए, उससे माहौल बदल गया। आज जो विपक्षी एकता की बात हम कर रहे हैं, इंडिया की बात हम कर रहे हैं, इस एक्रोनिम इंडिया से बहुत ज्यादा प्रधानमंत्री जी दुखित हैं, उन्हें दुखी रहने दीजिए। लेकिन जो इंडिया नाम आया है, इंडिया की हम बात जो कर रहे हैं, इन सबके पीछे जनता की ताकत है। विपक्षी पार्टियां भी ये बात समझ गई हैं कि जनता किधर है। आप देखिए 1971 में, प्रशांत जी मुझे करेक्ट करेंगे अगर मैं गलत कर रहा हूं, क्योंकि बहुत ज्यादा मैं कोई पॉलिटिकल एनालिस्ट नहीं हूं, लेकिन 1971 में अटल बिहारी वाजपेयी संयुक्त समाजवादी पार्टी के बड़े बड़े नेता, मधुली मैं, राजनारायण, ये सारे बड़े बड़े नेता किधर थे? ये इंदिरा गांधी के खिलाफ थे। ये सब चुनाव हार गए और 71 में इंदिरा गांधी की जबरदस्त जीत हुई थी, केवल इसलिए कि दो कार्यक्रम ऐसे आ गए थे, राजाओं का प्रीवी पर्स का खात्मा और बैंकों का राष्ट्रीयकरण। एक उम्मीद जगा दी गई, एक उम्मीद जग गई थी। अब आइए 77 पर यही इंदिरा गांधी खुद पराजित हो गई, संजय गांधी पराजित हो गए और यूपी बिहार से एक सीट भी नहीं मिली। कारण जनता की सारी उम्मीदें धुल गई थी और वो इनसे नाराजगी हो गई थी। 80 में फिर इन्हीं की वापसी होती है। तो नेता महत्वपूर्ण होता है, पार्टी महत्वपूर्ण होती है, लेकिन इन सबको जो बनाता है वो जनता बनाती है और जनता महत्वपूर्ण होती है। आज अचानक राहुल गांधी क्यों प्रासंगिक हो गए हैं? क्योंकि लोग देख रहे हैं कि चाहे बरसता हुआ पानी हो, गिरती हुई बर्फ हो, तपती हुई धरती हो,
ये आदमी लगातार चल रहा है, अपनी बात कह रहा है, और जो जो बात कह रहा है आप ध्यान दीजिए, नोटबंदी के बारे में जो इसने कहा, कोरोना के बारे में जो इन्होंने कहा, मणिपुर और नॉर्थ ईस्ट के बारे में 1 साल पहले जो इन्होंने कहा, आज वो सब सच होता दिखाई दे रहा है। और जनता ये भी देख रही है कि मणिपुर में आग लगी है और आप राजस्थान में जो है पेपर लीक के मामले बता रहे हैं। मणिपुर में एक महिला का परेड हो रहा है, पूरी दुनिया के बड़े बड़े जो संसदीय लोकतंत्र है वहां पर इनकी बहस हो रही है, अखबारों में एडिटोरियल लिखे जा रहे हैं, खबरें आ रही हैं, और आप उसका नाम तक नहीं ले रहे हैं। तो जनता इतनी बेवकूफ नहीं है, वो कहती नहीं है, वो चुपके से जब अंदर से निकलती है बटन दबा के तो उसका परिणाम बिल्कुल सामने होता है। अब आते हैं इस मामले में, जो मुकदमा आज सरकार जीत गई है, निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है। और यहां पर यह भी एक सवाल उठता है कि क्या जो अवैध था उसी अवैध को बढ़ा दिया गया है। लेकिन मैंने जो प्रोसीडिंग देखी सुप्रीम कोर्ट की एक वेबसाइट के थ्रू, उनके लिंक एक मित्र ने मुझे भेजा था, मैं उसको देख रहा था, तो जिस तरह की बातचीत अंदर चल रही थी उससे मुझे ये लगा कि सरकार का ज्यादातर जोर यही था कि एफटीएफए पर, अलग एफएटीएफ का ऐसा कोई जोर नहीं है। उसमें निश्चित रूप से सारा काम रेवेन्यू सेक्रेटरी का है, इकोनॉमिक अफेयर सेक्रेटरी का है, फाइनेंस सेक्रेटरी का है। इन सब अंतर्राष्ट्रीय या राष्ट्रीय मीटिंग्स में पुलिस के डीजी बुलाए जाते हैं, लेकिन बोलता होम सेक्रेटरी ही है। वो उनको सिर्फ डॉक्यूमेंट्स देते हैं, उनसे न कोई पूछता है, न उनको उनसे कोई वो बोलते हैं। ये काम गवर्नमेंट के सेक्रेटरी का, जो गवर्नमेंट की तरफ से होता है, जो मैं अमूमन जो प्रक्रिया वो मैं बता रहा हूं। और ईडी तो उसमें एक पार्ट है, सीबीआई है, एनसीबी है, तमाम चीजें हैं, और इन्हीं ईडी से पूछ लीजिए दिए महोदय इतने ही महत्वपूर्ण है, और एफएटीएफ की इतनी ही ज्यादा इन्हें चिंता है, तो 20,000 करोड़ रुपए का मनी लॉन्ड्रिंग करके जो अडानी साहब यहाँ निवेश लाए हैं, उनके बारे में इन्होंने क्या एक पन्ने की फाइल भी खोली है। इनकी हिम्मत नहीं कि उसकी फाइल खोल दें। और मैं आपको बता दूं कि अफसरों को लगता है कि सरकार उसके साथ है, नेता उसके साथ हैं। बड़ी दुर्गत होती है जब सत्ता बदलती है, तब भी दुर्गत होती है, जब आप इसी सत्ता के काबिल नहीं रहते तब भी दुर्गत होती है। इसलिए होशियार अफसरों का कहना रहता है कि वो अपना काम उस तरीके से कहते हैं जो कायदे कानून करता है। तो मैं समझता हूं कि जनता बहुत जागरूक हो गई है, और जनता की जागरूकता ही मोदी जी की हताशा का मुख्य कारण है, और राहुल पवार कर रहे हैं। अब काले कपड़े पर 1-2 मिनट सुन लें। काला कपड़ा विरोध का प्रतीक है। भारत में लोकतंत्र में जिस सिविल नाफरमानी जिसका डॉक्टर लोहिया ने नाम देते थे, या लोकतंत्र में जो सभी ने अवज्ञा आंदोलन, सत्याग्रह, ये सारे नाम गांधी जी के उसी परंपरा से निकले हुए, उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में शुरू किया था। तो ऐसे स्थिति से आरएसएस को गांधी जी से और गांधी की विचारधारा से जरा सी भी मोहब्बत नहीं है, बल्कि उन्हें नफरत है। इसके उल्टा लाना चाहते हैं। आज तक मैं पूछता हूं, आप ये बता दें कि आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जनता के मुद्दे को लेकर, रोजी रोटी, शिक्षा, स्वास्थ्य मुद्दे को लेकर कितना आंदोलन किया होगा। ये राम मंदिर का आंदोलन करेंगे, ये दानबापी का आंदोलन करेंगे, ये लब जिहाद का आंदोलन करेंगे, ये गौरक्षा का आंदोलन करेंगे, ये महंगाई का आंदोलन नहीं करेंगे, ये यौन शोषण के खिलाफ नहीं बोलेंगे। और सबसे बड़ी बात, इनका कोई आर्थिक एजेंडा ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की किसी भी मीटिंग में कोई आर्थिक एजेंडे पर बहस नहीं होती है, एक भी आर्थिक पत्र नहीं पढ़ा जाता है। उन्हें इससे कोई मतलब नहीं है। उन्हें मतलब है भावुकता भरा भाषण देना, भावुकता फैलाना। तरह तरह के प्रधानमंत्री तरह तरह के नाम गिनाते थे, स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, और जब एक बार इंडिया आ गया तो बौखला गए, और इतनी हिम्मत भी नहीं है कि सदन के अंदर आ सके। यही प्रधानमंत्री जी काशी कॉरिडोर के समय गंगा में काला कपड़ा पहन के स्नान कर रहे थे, तब भी लोगों ने बनारस के लोगों ने कहा कि कोई डामर तंत्र है। हो सकता है डामर तंत्र हो, मुझे बहुत ज्यादा तंत्र की जानकारी नहीं है। काला कपड़ा पहन कर रहे थे, तो काला कपड़ा जिस प्रकार एक तंत्र में पहना जाता है, उसी प्रकार काला कपड़ा एक विरोध पहना जाता है। काले झंडे दिखाए जाते हैं, काले कपड़े पहने जाते हैं। और इसको पीयूष गोयल ये कह रहे हैं, और पीयूष गोयल के बारे में तो आप सुन ही चुके हैं, प्रकाश जी बता ही रहे थे, मैं बहुत ज्यादा नहीं जानता। तो मेरा यही कहना, यही कहकर मैं अपनी बात खत्म करूंगा कि निश्चित रूप से आप प्रधानमंत्री जी की बॉडी लैंग्वेज देखिए और उनके भाषण ध्यान से सुनिए, उसको आप स्किप मत करिए, आप सुनिए। मैं सुनता हूं, ये उनकी हताशा साफ साफ दिखता है, और राहुल का आत्मविश्वास भी आपको दिखता है। तो जहां भी बोलते हैं, सबको पता है कि 4 तारीख को पता नहीं क्या होगा, एक अनिश्चय की स्थिति है।
हमको भी वो अनिश्चय लगता है और आप सबको भी लगता है कि क्या पता नहीं क्या होगा, इस पार या उस पार होगा, लेकिन इस अनिश्चय की जरा सी भी छाया राहुल के चेहरे पे, उनके बॉडी लैंग्वेज पे, उनकी बात पे नहीं आ रही है, तो ऐसे में मोदी हताश न होंगे तो क्या होंगे। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, एक हताशा है जो हम लिख भी रहे हैं, बीजेपी की बढ़ती हताशा। बीजेपी मतलब सब कुछ, बीजेपी मतलब मोदी जी भी, बीजेपी मतलब अमित शाह भी। ये सब हताश क्यों हैं? और साथ साथ जब हम इधर विपक्ष की बात करते हैं तो एक पे एक बड़े से बड़े दिग्गज नेता विपक्ष में दिखाई देते हैं, इंडिया में दिखाई देते हैं, जिसमें राहुल गांधी सबसे ऊपर आज की तारीख में है। राहुल गांधी लगातार वार कर रहे हैं, लगातार वार तो चलिए बीजेपी पे कर रहे हैं, लेकिन देश को राहुल गांधी पहले से सचेत भी कर रहे हैं। आना चाहता हूं अमलेंदु उपाध्याय जी आपके पास। राहुल गांधी सदन के अंदर नहीं है, सदन के अंदर होते तो शायद कुछ और बात होती, कुछ और दिखता अगर उनको बोलने दिया जाता। लेकिन अब अविश्वास प्रस्ताव पर भी अभी तक देखिए आज भी बैठक हुई, लेकिन कहा यही जा रहा है कि अभी तो 10 दिन बाकी है, अविश्वास प्रस्ताव पे हम बात कर लेंगे। लेकिन यहां से एक अविश्वास प्रस्ताव से भी तो बात निकलेगी जो दूर तलक जाएगी, अमलेंदु उपाध्याय जी। और दूसरी बात, लगातार हम देख रहे हैं कि संजय सिंह जो आम आदमी पार्टी के राज्यसभा से सांसद हैं, उनको निलंबित किया गया है, वो धरना पर हैं। उनके साथ साथ विपक्षी दलों के तमाम नेता धरने पर बैठे हुए उनका साथ दे रहे हैं। कल आपने एक तस्वीर और देखी जब सोनिया गांधी उनसे कह रही थी कि हम आपके साथ हैं। मतलब एक एकजुटता दिखाई दे रही है, लेकिन इन एकजुटता के बीच में प्रधानमंत्री की हताशा, जो बीजेपी की हताशा है, उन सब से इतर अगर देखा जाए तो जरा 4 तारीख को जो कुछ होगा और आज जो कुछ हुआ, ये भी आपसे समझना चाहता हूं। ईडी की बात भी कर रहा हूं कि ये सब मिला करके अगर देखा जाए तो राजनीति को किधर देख रहे हैं आप? जहां आप अविश्वास प्रस्ताव भी देख रहे हैं, जहां आप निलंबन भी देख रहे हैं, जहां आप मणिपुर भी देख रहे हैं, जहां आप ईडी के कार्यकाल को जो अवैध है उसको बढ़ाया गया है, अवैध है तो उसको वैध किया गया है, या क्या किया गया है नहीं पता, ये देश का कानून बताएगा। लेकिन हाँ, कुछ ऐसा आया है, वही हम रख रहे हैं कि उनके कार्यकाल को बढ़ा दिया गया, जो 11 तारीख को अवैध घोषित किया गया था। एक तो राजीव जी, मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जिस तरीके से गारंटियां दे रहे हैं, तो जो इंडिया है उसको भी गारंटियां देना शुरू कर देना चाहिए। पहली गारंटी यही देनी चाहिए कि जो ईडी के डायरेक्टर साहब हैं संजय मिश्रा जी, जब सरकार बदलेगी तो उनके पूरे कार्यकाल की जांच कराई जाएगी। मुझे लगता है इंडिया को एक घोषणा कर देनी चाहिए। दूसरी जो महत्वपूर्ण घोषणा है वो इंडिया को करनी चाहिए कि ये सरकार बदलने के बाद नोटबंदी में जो घोटाले हुए हैं कथित तौर पर, उनकी जांच कराई जाएगी, और जो जीएसटी में घोटाले हुए हैं उनकी जांच कराई जाएगी। ये जो बड़े घोटाले जो है जिनसे देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ टूटी है, इन 3 घोटालों की जांच जो है उसकी घोषणा जो जांच कराने की घोषणा मुझे लगता है इंडिया को कर देनी चाहिए। क्योंकि अब गारंटियों का दौर चल रहा है तो गारंटियों पे गारंटियां दी जा रही, तो ये गारंटी भी दे देनी चाहिए। आप देखिए इसके बाद प्रधानमंत्री किस तरीके से जो है, फिर जिस तरीके से बैल को अगर आप दिखा देते ना लाल कपड़ा, फिर उसका जो होता है प्रतिक्रिया, प्रधानमंत्री फिर उसी तरीके की प्रतिक्रिया पे जो है तुरंत उतर आएंगे। अभी तो बहुत कम उतरे हैं, अभी तो केवल INDIA ही कर रहे हैं, उसके बाद जाने क्या क्या करने लग जाएंगे, तो देखिएगा आप राजीव जी। कुल मिला के बहरहाल राजनीति बहुत दिलचस्प मोड़ पर राजीव जी, प्रधानमंत्री की देह भाषा और उनकी भाषा दोनों जो है ये बता रही है कि प्रधानमंत्री जो है वो इंडिया को अपने लिए गंभीर चुनौती मान रहे हैं। ये बड़ी अच्छी बात है कि इंडिया उनके लिए गंभीर चुनौती बन गया है और प्रधानमंत्री भी जो है वो इंडिया की बात कर रहे हैं। अब देखिए राजीव जी, होता क्या है कि इतिहास की गलतियां जो हैं वो आपके बच्चे भुगता करते हैं, अक्सर ऐसा होता है। अब गलती की थी श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने, भुगत रहे बेचारे मोदी जी। अब श्यामा प्रसाद मुखर्जी अगर भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल हो लिए होते, सावरकर अगर भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल हो लिए होते, मुस्लिम लीग के साथ सरकार में शामिल ना हुए होते, तो आज मोदी जी को क्विट इंडिया याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। लेकिन अब मोदी जी उसको याद कर रहे हैं, क्विट इंडिया को। तो अब ये इतिहास की सारी चीजें भी सामने आ जाएंगी कि क्विट इंडिया जो था, जिसको क्विट इंडिया कहा जा रहा है, वो था भारत छोड़ो आंदोलन। तो वो भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट जो था, उसमें सावरकर साहब की क्या भूमिका थी, RSS की क्या भूमिका थी, हिंदू महासभा की क्या भूमिका थी, और श्यामा प्रसाद मुखर्जी की क्या भूमिका थी, इस पर भी अब चर्चा शुरू हो जाएगी। अब प्रधानमंत्री करते हैं बातें, जो भी प्रधानमंत्री कर रहे हैं वो प्रधानमंत्री को बातें करना ही करना है। लेकिन राजनीति में एक महत्वपूर्ण बात है, आप उसको समझिए कि मणिपुर की घटना सिर्फ एक बलात्कार की घटना और एक स्त्री को निर्वस्त्र करके रहने की घटना नहीं है।
जो खबरें आ रही हैं, जो मीडिया में रिपोर्ट्स आ रही हैं, उनके मुताबिक लगभग 4000 अत्याधुनिक हथियार जो हैं वो लूटे गए हैं सशस्त्र बलों से। ये हथियार किनके पास पहुंचे हैं? क्या प्रधानमंत्री को ये चिंता नहीं होती है कि जो देश के अत्याधुनिक 4000 हथियार हैं जो लूटे गए हैं वो कहां हैं, वो किनके द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे हैं? प्रधानमंत्री को, गृहमंत्री को चिंता क्यों नहीं होती है? प्रधानमंत्री इस पर बोलने को तैयार क्यों नहीं है? प्रधानमंत्री चलिए विपक्ष की बात ना करें, मणिपुर पे जाकर के ना बोले, 36 सेकंड में पूरे मणिपुर को निपटा दें 85 दिनों को, लेकिन ये जो 4000 हथियार लूट रहे इस पर प्रधानमंत्री कुछ बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? गृहमंत्री इस पर कुछ स्पष्टीकरण देंगे कि नहीं देंगे कि वो हथियारों की स्थिति क्या है, कहां है वो हथियार? मुझे लगता है कि इस पर भी चर्चा होनी चाहिए और इंडिया जो है उसको भी इस बात करनी चाहिए कि वो उन हथियारों की स्थिति इस समय क्या है, सरकार इसका जवाब दे। मुझे लगता है कि सारे प्रश्नों में ये प्रश्न भी आना चाहिए जो कि मीडिया में जितनी खबरें आनी आ जाएगी। अब राहुल गांधी पे क्या फैसला आता है वो अलग देखा जाएगा, लेकिन फिलहाल जो फैसला आया है अपने ईडी वाले साहब पे, मुझे लगता है राजीव जी की वो कुछ भी उनको मिल गया हो, लेकिन वो चूंकि अभी एक्सटेंशन पे है और दया याचिका पे है एक तरीके से कहा जाए, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने उन पर रहम किया है कि 15 सितंबर तक जो है आपको जो है वो बख्शा जाता है, आपके अवैधानिक कार्य जो है वो आप उनको निपटा लीजिए, मतलब आपकी नियुक्ति जो है वो अवैध है तो अवैध नियुक्ति भी आपकी 15 सितंबर तक है। तो इस दौरान जो उनके काम होंगे राजीव जी वो सारे अवैध होंगे। अब वो चाहे कहीं छापा मारे हो चाहे कहीं कुछ करें तो वो सारे अवैध की श्रेणी में आएंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि उनकी नियुक्ति जो है वो अवैध है। उस नियुक्ति को सुप्रीम कोर्ट ने वैध नहीं ठहराया है, ये नहीं कहा है कि 15 सितंबर तक आपकी नियुक्ति जो वो वैध है। उनको एक्सटेंशन दिया है कि आप जो सरकार ने जो बताया है काम जो महत्वपूर्ण है जिसको किया जाना है उस काम को निपटाने के लिए जो है उनको दिया गया है एक्सटेंशन। तो वो उस काम को निपटाने के लिए किसी कोई और काम करने के लिए नहीं है। अगर वो कुछ और काम करते हैं तो फिर चले जाएंगे सुप्रीम कोर्ट साहब, इनको आपने एक्सटेंशन तो दिया था सरकार का ये काम करने के लिए जो बहुत महत्वपूर्ण था देश का काम, ये तो दूसरे काम कर रहे हैं तो लोग जा सकते हैं फिर, तो इसलिए जो वो सब काम नहीं कर पाएंगे। अब राजीव जो काले रंग को लेकर के भड़क रहे थे हमारे मित्रगण भारतीय जनता पार्टी के नेतागण, असल में वो इस काले रंग पर नहीं भड़क रहे थे, वो आरएसएस की काली टोपी में भड़क रहे थे। अब कहना चाहिए पीयूष गोयल को कि आरएसएस कल से काली टोपी नहीं पहनेगा, मोहन भागवत जी की काली टोपी से आपत्ति है उनको। अब प्रधानमंत्री जाते हैं, पता नहीं वहां भी बताया जाता है ये काले कपड़े जो है लोगों को पहन के नहीं जाने दिया था। अब स्वयं सेवक वहां गणवेश में जाते कि नहीं जाते पता नहीं, राजीव जी वो काली टोपी पहन के स्वयं सेवक जाते हैं उनकी मीटिंग में कि नहीं जाते हैं, बड़ी संकट है। दूसरा है कि मकर संक्रांति में जो काली खिचड़ी खाई जाती है वो तो नहीं खाते होंगे फिर हमारे संघ के स्वयं सेवक लोग काली खिचड़ी, दिक्कत बहुत ज्यादा है काली खिचड़ी के साथ जो है। दूसरा वैज्ञानिक रूप से जो काला रंग है उससे चिंतित कारण ये है कि जो खड़गे जी ने भी कहा काले रंग को लेकर के, असल में वो दलितों का भी प्रतीक है, वो शनि देवता का भी प्रतीक है काला रंग। तो शनि चूंकि न्याय का देवता है तो न्याय से उनको बड़ी परेशानी है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को न्याय की बात तो करते ही नहीं, सब अन्याय की बातें करते हैं। तो परेशानी ये है कि न्याय का देवता पता नहीं कब न्याय करने लग जाए। ये जो काले कपड़े पहन के लोग आए हैं कब इनके ऊपर शनि सवार हो जाए और ये न्याय करने लग जाए, इनके मुख से न्याय की बातें निकलने लग जाए। तो काले रंग को देख करके भारतीय जनता पार्टी का बिदकना जो है वो शनि देवता को देख कर बिदकना जैसा होता है वैसा ही बिदकना है राजीव जी, इसके अलावा और कुछ नहीं है। और एक जानकारी और दूं कि दीपक जी जो कह रहे थे वो मीनाक्षी नटराजन है, मंदसौर से 2009 से 2014 तक जो थी वो लोकसभा सदस्य रही है और इंदौर में पढ़ी है अहिल्याबाई डिग्री कॉलेज वहां से। जी जी बिल्कुल, युवा नेत्री थी और राहुल गांधी की टीम की कही जाती थी मीनाक्षी नटराजन। पिछले दिनों काफी दुखी भी थी कांग्रेस खुद अब से, जैसे बाकी लोग दुखी थे, लेकिन इस वक्त कांग्रेस रिवाइव हो चुकी है और आप लोग देख रहे हैं कि युवाओं की टीम भी बहुत मजबूती के साथ कांग्रेस की आगे बढ़ रही है। 3 दिनों का जो कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा है, युवा कांग्रेस का, यूथ कांग्रेस का, उसको संबोधित कर रहे थे राहुल गांधी आज, और वहां पर जो उन्होंने बात की है बहुत पते की बात कांग्रेस के हिसाब से, देश के हिसाब से उन्होंने की, जिसका 2 भाग छोटा छोटा आप लोगों के बीच हम रख रहे थे उस समय, और वो भी आपने सुना। एक जिसपे वो मणिपुर की बात कर रहे हैं, बीजेपी आरएसएस की बात कर रहे हैं राहुल गांधी, और दूसरी बात इंडिया को लेकर के कि इतना सुंदर नाम है जो हम लोगों ने रखा है, भारत या हिंदुस्तान जो भी कह लीजिए। और जरूर आप चाहे INDIA कहिए, चाहे आप कुछ और कह लीजिए, जैसे कहना हो कहिए, लेकिन पूरा का पूरा नाम इंडिया ही होगा। आज न कल आपको इंडिया कहना ही होगा। और यहाँ तो चाहे वो आप सत्ता पक्ष ये नाम रखता, चाहे विपक्ष रखे, इंडिया इंडिया है। आना चाहता हूं प्रोफेसर अखिल स्वामी जी आपके पास। बहुत सारी चर्चा, बहुत सारी बातें हम यहाँ कर चुके हैं, और सबसे बड़ी बात कि संसद में हंगामा,
ये हंगामा, हालांकि कई बार मैं खुद ही सोचता हूं, और विपक्ष के हंगामे से संसद का सत्र धुल गया जो कहा जाता है। ये विपक्ष कहां से विपक्ष का हंगामा हो गया, सत्ता पक्ष तो ज्यादा हंगामा करते हुए दिखाई देता है। आज एक और तस्वीर नजर आ रही थी, उस तस्वीर में यह था कि एक तरफ आज नहीं बल्कि कल की घटना है ये, कि एक तरफ मोदी के नारे लग रहे थे, सुनाया भी था, आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत शानदार ढंग से जुबिन मेहता की तरह हमारे सभापति महोदय जो हैं वो हाथ एक म्यूजिशियन की तरह वो हाथ चलाते हुए दिखाई दे रहे थे। एक तरफ मोदी और दूसरी तरफ इंडिया, और इंडिया का धुन जो था वो शायद मोदी पे भारी दिखाई दे रहा था, जबकि मोदी का नारा लगाने वाले लोग जो हैं वहां पर उनकी संख्या ज्यादा है। संख्या ज्यादा के बाद भी अब ये देखना आपसे, आपके जरिए समझना चाहता हूं, क्या आप देख रहे हैं कि आज की तारीख में विपक्ष भारी दिखाई दे रहा है? ये तस्वीर है, विपक्ष भारी दिखाई दे रहा है, सदन के अंदर हो या सदन के बाहर हो, परेशान कर दिया है, ऐसा कह सकते हैं। देखिए राजीव जी, जिस दल को आप भारतीय जनता पार्टी कह रहे हैं, वास्तविकता में 2 महीने पहले उसका नाम ब्रजभूषण शरण सिंह की जनता पार्टी हो गया है। और आप ये देखिए कि जो लोग ये कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी वाले लोग, बीजेपी वाले लोग, कि ये सरदार पटेल के अनुयायी हैं, सरदार पटेल की सबसे बड़ी मूर्ति इन्होंने गुजरात के अंदर स्थापित की, जो सरदार पटेल के मूल्य थे उनका सबसे ज्यादा अगर किसी ने हनन किया है, इन्होंने किया है। सरदार पटेल का जो सबसे बड़ा योगदान था हिंदुस्तान को बनाने में, उन्होंने कबीलों को जोड़कर हिंदुस्तान बनाया था, इंडिया बनाया था। यह सरदार पटेल का योगदान देश के लिए था जी। उन्होंने कबीलों को, जो बड़े बड़े रजवाड़े थे, राजसी और निजाम और बाकी लोगों के रजवाड़े थे, उनको जोड़कर, कबीलों को जोड़कर इंडिया बनाया था। इन लोगों ने उस इंडिया को तोड़कर फिर कबीलों में जोड़ दिया है। अब ये कबीले बन गए, अभी तक कबीले नहीं थे। अभी तक हम लोग कभी नहीं सुनते थे, हम नॉर्थ ईस्ट वालों को नॉर्थ ईस्ट वाले कहते थे। पिछले 3 महीने के अंदर हमको वहां की सामाजिक संरचना की टूट दिखाई पड़ी है। तो भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी कुशलता पूर्वक जो सरदार पटेल ने भारत को जोड़ा था, इन्होंने खंड खंड उसको कर दिया है। आज हम मिजो की बात करते हैं, आज हम नागा की बात करते हैं, आज हम मैथिल की बात करते हैं, हम कुकी की बात करते हैं। और देखिए, जो वास्तविकता में आपने प्रश्न पूछा, लोकसभा और राज्यसभा के अंदर जो हुआ है, जो विपक्ष और राहुल गांधी कहते हैं और कहीं भी कहते हैं, उसको ये लोग खुद सिद्ध करने में जुट जाते हैं। इन्होंने पूरी तरह से एक एक चीज को अक्षरशः ये सिद्ध करते हैं कि किस प्रकार से सभापति महोदय के, जिस प्रकार से उन्होंने कंडक्ट किया है राज्यसभा और लोकसभा को, जिस प्रकार से उन्होंने जो विपक्ष के नेता हैं उनको दबाया है, उनकी आवाज को रोका है, और जिस प्रकार का हुड़दंग इन्होंने मचाया है, उससे यह स्पष्ट होता है कि जितने भी आरोप राहुल गांधी लगाते थे, एक तरह से वो सिद्ध करते चले जा रहे हैं। तो देश को जिस प्रकार से बड़ी मुश्किल से 70-75 साल में, चाहे वो खान अब्दुल गफ्फार खां हो, चाहे महात्मा गांधी हो, चाहे ये जितने भी हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे और आजादी के बाद जिन्होंने पसीना बहा के इस देश को एकजुट किया है, उस सारे पसीने की, खून पसीने की जो कमाई थी, देश को एकजुट करने की प्रयास था, उसको इन लोगों ने खंड खंड कर दिया है। और मुझे ऐसा लगता है 2024 के बाद जो भी सत्ता में आए, मैं उससे देखिए 3 प्रतिज्ञा चाहता हूं राजीव जी, इसे अन्यथा न लें, किसी व्यक्ति से न जोड़ें। पहली बात यह है कि पूरे संसद सदस्य और विधानसभा के सदस्यों की यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस से डिग्री सत्यापित कराई जाए, अगर उन्होंने एफिडेविट में दी है, और जिसकी डिग्री फर्जी निकले उनको जेल ले जाया जाए, हथकड़ी लगा के उनको थाने से जेल की तरफ ले जाया जाए। मांग नंबर 1, ये कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में ये होना चाहिए। दूसरा, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में होना चाहिए, मैं किसी की व्यक्तिगत आक्षेप नहीं लगा रहा हूं, कोई अन्यथा ना ले, जिसने भी अपनी पत्नी को छोड़ा है बिना तलाक लिए हुए, मानसिक प्रताड़ना के आरोप में उस पर कानूनी कार्रवाई की जाए। और तीसरी बात, जिन लोगों ने भी भारत के अंदर विद्वेष फैलाया है, धार्मिक विद्वेष फैलाया है, धर्म और जाति के नाम पे देश को तोड़ा है, इन लोगों पे कानूनी प्रक्रिया हो। और ये 3 प्रोग्राम 2024 के बाद, क्योंकि 2024 के बाद मैं ये नहीं सुनना चाहूंगा भारत का 142 करोड़ में कोई हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई या धर्म और जाति के नाम पे या कबीलों के नाम पे इस देश को तोड़े। 142 करोड़ लोग हिंदुस्तान के
इंडिया हैं, हम इंडिया की तरह रहेंगे, और जिन्होंने भी इस देश को 9 साल के अंदर तोड़ा है उनको दंडित करना कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में होना चाहिए। जी, अब कॉमन मिनिमम प्लान प्रोग्राम की बात आप कर रहे हैं। थोड़ी देर पहले शायद अमलेंदु जी ही कर रहे थे या दीपक जी, आप लोगों में से कोई किसी ने भी कहा था कि क्या क्या करना चाहिए आने वाले समय में, खासकर इंडिया की बात, विपक्ष की बात। लेकिन उससे पहले जो आज हो रहा है, इसमें एक बात समझने की ज़रूरत है, जिसकी तरफ आपने इशारा किया भी, जो कि भारत और उसमें भी अलग अलग खंड खंड होने वाली बात। प्रशांत टंडन जी, क्या आपको लग रहा है कि देश कहीं न कहीं पूर्वोत्तर ही सही या और भी दूसरे राज्यों में एक अलगाव की परिस्थितियां निर्मित हो रही हैं क्या? ये बहुत खतरनाक हो सकती हैं। देखिए, विदेश में अलग अलग जगहों पे, चाहे वो कनाडा हो, चाहे वो इंग्लैंड हो, चाहे वो अमेरिका हो, हम खालिस्तान की मांग को भी देख रहे हैं। कभी खालिस्तानी झंडा उठाते हुए और इंडियन एम्बेसी पर उसको जाकर टांगते हुए ऐसी तस्वीरें आई हैं, ऐसी बात होने लगी हैं। हम पूर्वोत्तर में ये बात देख ही रहे हैं। तो ज़रा, क्या देश टूट रहा है? ये तो नहीं कह सकते जी, लेकिन सवाल बहुत गंभीर खड़े हुए हैं राष्ट्रीय एकता को लेकर और खासकर राष्ट्रीय सद्भाव को लेकर। और ये देश की जनता समझ भी रही है, देश के राजनेता समझ रहे हैं, देश की जनता समझ रही है। एक गैंग है जिसमें कुछ मीडिया के लोग हैं, कुछ ब्यूरोक्रेट हैं, जो पत्नी है कि ये एक सिंडिकेट है, और ये सिंडिकेट ये सारा काम कर रहा है, जिसमें कि डिजिटल पत्थरबाज है, ट्रोल है, ये सारे लोग हैं। लेकिन देश का एक बड़ा हिस्सा अब इस बात को समझ रहा है। और ये कोई मणिपुर में आज हो गया, कल लिंचिंग हो रही थी, परसों बुलडोजर चल रहे थे, किस तरीके से ईडी सीबीआई इनकम टैक्स का इस्तेमाल राजनीतिक ढंग से किया जा रहा है, ये भी हम देख रहे थे। किस तरीके से जो फेडरल पॉलिटिक्स है भारत की, जो रूल ऑफ लॉ है और जो संघीय ढांचा है, उसको किस तरीके से नेस्तनाबूद किया जा रहा है, ये सब लोग देख रहे हैं। और केवल देश के लोग नहीं देख रहे, पूरी दुनिया देख रही है जी। पूरी 2020 तक पूरी दुनिया के डेमोक्रेटिक कंट्रीज के पास एक प्रोजेक्ट था, डोनाल्ड ट्रंप। लोगों को लग रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप दुनिया की डेमोक्रेसी को खत्म करेगा, क्योंकि अमेरिका की डेमोक्रेसी के पीछे था। डोनाल्ड ट्रंप जाने के बाद उस गद्दी पर मोदी जी उस आसन पर बैठ गए हैं, उस गद्दी पे मोदी जी बैठ गए। इसीलिए आप देखिए कि भारत के प्रधानमंत्री और भारत के इंटरनल मैटर्स पे कभी जर्मनी, यूरोपियन यूनियन, अमेरिका, इंग्लैंड की पार्लियामेंट, यूरोपियन यूनियन की पार्लियामेंट, सीनेट, पूर्व राष्ट्रपति किसी देशों के बोलते नहीं थे। यहां तक कि कश्मीर के मामले में भी इस्लामिक कंट्रीज भारत के साथ होते थे, पाकिस्तान के साथ नहीं होते थे। इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान के साथ मुस्लिम कंट्रीज नहीं होते थे, भारत के साथ होते थे कश्मीर के मुद्दे पर। तो क्या ऐसा हो गया कि अभी सब बोलने लगे हैं? ये सब लोगों को यही लग रहा है जो हमको आपको लग रहा है। तो एक नया प्रोजेक्ट दुनिया के पास है मिस्टर मोदी। दूसरी चीज क्या है कि 2-3 चीजें जरा मैं अलग अलग बात कर लूं, बड़ी बातें स्मृति ईरानी वगैरह की भी हो रही थी, तो मैं जरा अपना पर्सपेक्टिव बता दूं कि बीइंग ए पॉलिटिकल एनालिस्ट, एक राजनीतिक विश्लेषक होने के नाते, राजनीतिक विश्लेषक स्मृति ईरानी को गंभीरता से नहीं लेते हैं। बीजेपी की राजनीति को अगर समझना है तो आप मोदी साहब के बयान को देखेंगे, आप अमित शाह के बयान को देखेंगे, नितिन गडकरी के बयान को देखेंगे दूसरे कैंप के लिए, या सरकार के या किसी और के बयान को अगर आपको देखना तो राजनाथ सिंह को देखेंगे। स्मृति ईरानी, रविशंकर प्रसाद, संबित पात्रा, ये सारे लोग मीडिया में या ट्रोल, विपक्षी नेताओं को ट्रोल करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं।
इनके बयानों का कोई राजनीतिक अर्थ नहीं है। इनकी भाषा, इनकी शैली विवादों का कारण बन जाती है। एक तो ये बात है कि जो पॉलिटिकल एनालिस्ट की टूल किट आप कह सकते हैं इसको। एक दूसरी बात, देखिए मोदी साहब का एक बयान आया, खुद अपने आप को उन्होंने तीसरे टर्म का कैंडिडेट बना दिया। जरा इसकी गंभीरता को हम समझें कि ये क्या है, ये क्यों कह रहे हैं मोदी साहब। क्या कभी कोई कहता है? हमेशा प्रधानमंत्री का कैंडिडेट या किसी भी, जैसे मान लीजिए कि अभी कर्नाटक में मुख्यमंत्री हुए तो किसी ने प्रपोज किया, किसी ने सेकंड किया। सिद्धारामैया ने खुद ही नहीं कह दिया कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। तो क्या वजह है, जरा इसको समझना पड़ेगा। क्योंकि कोई, देखिए अभी मैंने कहा ना कि पॉलिटिकल बयान, मोदी अमित शाह के बयानों से आप पॉलिटिकल दिशा देख सकते हैं। कहीं ना कहीं मोदी साहब के थर्ड टर्म को लेकर बीजेपी आरएसएस के अंदर विवाद है, कहीं कोई पेच फंसा हुआ है, एक राय नहीं है, और इस वजह से ये इम्पोज कर रहे हैं, एक पब्लिक ओपिनियन अपने पक्ष में क्रिएट कर रहे हैं कि मैं थर्ड टर्म का कैंडिडेट हूं। ये थर्ड टर्म की बात अचानक नहीं आ गई है, इस पे मंथन हुआ होगा अंदर। तो जो थर्ड टर्म की बात आ रही है राजीव जी, वो इस वजह से आ रही है कि अंदर कहीं ना कहीं फ्रिक्शन है, बीजेपी में भी और आरएसएस के अंदर भी। और क्यों है, जिसकी चाह हम लोग अक्सर करते हैं, और कल भी हम लोग ये कर रहे थे कि जिन पार्टियों का, जिन क्षेत्रीय पार्टियों का राज्यव्यापी आधार है, राज्यव्यापी फुटप्रिंट है, वो पार्टियां मोदी और अमित शाह की बीजेपी के साथ हाथ नहीं मिलाएंगी जी। आरएसएस बीजेपी को एक ऐसा नेता प्रोजेक्ट करना पड़ेगा जो गठबंधन की राजनीति कर पाए। मोदी अमित शाह में गठबंधन टूटा है, जेडीयू बाहर गया है, शिवसेना बाहर गई है, अकाली दल बाहर गया है। जोड़ किसको रहे? छोटी छोटी पार्टियों को दिया, चुनाव आयोग की सूची बना के। ये मतलब मैं लगा रहा हूं जो मोदी साहब अपने आप को थर्ड टर्म का क्रिएट कर रहे हैं, और ये भी एक टेस्ट बलून है जो उन्होंने छोड़ा है। इसलिए आप देखिए कि थर्ड टर्म की बात पे किसी बड़े नेता ने, आरएसएस ने, या उनके किसी प्रवक्ता ने, या बीजेपी के किसी बड़े नेता ने, या बीजेपी के पक्ष में लिखने वाले जो बड़े सारे विश्लेषक हैं, इसमें अभी इसको लिया नहीं गंभीरता से। जी बिल्कुल, मैं इंतजार कर रहा हूं कि वो लोग क्या बोलते हैं। और एक आखिरी बात जो राहुल गांधी ने आपने सुनाया, देखिए राहुल गांधी बड़ा इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं जो कांग्रेस में अभी तक नहीं हुआ था। हमारे और मित्रों ने भी इस पे रोशनी डाली है कि राहुल गांधी आइडियोलॉजिकली ट्रेंड कर रहे हैं कांग्रेस के लोगों को। ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है। ये पॉलिटिकल पार्टीज में काम रुक गया है। कभी ये काम वामपंथी पार्टी बहुत अच्छे ढंग से किया करती थी, अपने कैडर को ट्रेन करने का बाकायदा बढ़िया तरीके से। उनसे बेहतर किसी ने नहीं किया, बीजेपी आरएसएस ने भी नहीं किया। तो और ये काम रुक गया था समाजवादी पार्टी में, आरजेडी में, तमाम जगहों पे और दूसरी पार्टियों में। अपने कार्यकर्ताओं को अपनी वैचारिक ट्रेनिंग देने का काम रुक गया है जी। राहुल गांधी ये काम कर रहे हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है, क्योंकि अगर कार्यकर्ता वैचारिक तरीके से ट्रेंड है, सजग है, तो फिर आप देखिएगा कि ये जो माधवराव सिंधिया और कोई नितिन, कौन वो जितिन प्रसाद या इधर उधर छटकने वाले जो लोग हैं, जब ये जाएंगे तो ये जो कार्यकर्ता जो आइडियोलॉजिकल ट्रेंड होता है, फिर ये जूते की माला पहनाता है एयरपोर्ट पे। राजीव जी। जी बिल्कुल, एक बहुत पते की बात आप कर रहे थे मोदी जी की, और उसमें भी थर्ड टर्म की बात। जरा उस रेफरेंस को मैं अपने तमाम साथियों के बीच रख देता हूं कि कल एक्चुअली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रगति मैदान में जो कन्वेंशन हॉल बना है, भारत मंडप, उसका उद्घाटन करते हुए भाषण दे रहे थे, और उस भाषण में उन्होंने ये बात कही है।
उन्होंने साफ कहा कि पहले टर्म में 10वें नंबर पर था भारत इकोनॉमी के हिसाब से, और दूसरे टर्म में 5वें नंबर पे आया, और तीसरा टर्म आप मुझे दीजिए, मतलब तीसरी बार भी प्रधानमंत्री बनवाइए और भारत को टॉप 3 में ले आएंगे हम इकोनॉमी के आधार पर। तो यही बात, और क्यों ऐसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज की तारीख में कर रहे हैं। कल उद्घाटन तो किसी और चीज का कर रहे थे, लेकिन ये बलून छोड़ने वाली बात कहां से आ गई। आखिर ये तीसरे टर्म की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां क्यों ले आए, उसी पर अभी विश्लेषण कर रहे थे प्रशांत टंडन जी कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने लोगों पर यह प्रेशर बनाया है, ये दबाव बनाया है आरएसएस पे, बीजेपी पे, उनके जो चाहने वाले लोग नहीं है उन पे, कि मैं देखो जनता के बीच ये गुब्बारा छोड़ दिया हूं और जनता जो है हाथों हाथ उस गुब्बारे को ले रही है और मुझे ही अगला प्रधानमंत्री बनाना पड़ेगा अगर हमारी सरकार बनती है। बहुत बड़ा वाला प्रश्नवाचक चिन्ह के साथ अगर है। और उसी के साथ आना चाहता हूं डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी, थोड़ा सा आपसे भी इस पर विश्लेषण चाहूंगा। ये अगर कितना बड़ा है? राजीव जी, अभी प्रशांत जी ने जो बात कही, उस बात के इसका समर्थन करते हुए मैं ये कहना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने, ये बात तो कही कि मैं तीसरे टर्म में ये कर दूंगा। उन्होंने ये भी कहा कि दुनिया का सबसे बड़ा सोलर विंड पार्क भारत में है, सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज भारत में है, सबसे लंबी टनल भारत में है, सबसे ऊंची मोटरेबल रोड भारत में है, सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम नाम नहीं लिया उन्होंने, का भारत में, क्या गुजरात में है, सबसे ऊंची प्रतिमा वो भी गुजरात में है ना, भारत में है। उन्होंने कहा एशिया का दूसरा सबसे बड़ा रेल रोड ब्रिज भारत में है, दिल्ली में सबसे बड़ा ब्रिज, सबसे बड़ा म्यूजियम भी होगा, ये बातें उन्होंने कही। आप देखिए, सारी बातों में उन्होंने अपने काम का प्रचार किया कि मेरे रहते ये हुआ, मेरे रहते ये हुआ, और फिर ये कहा कि मेरे तीसरे कार्यकाल में भारत तीसरी सबसे बड़ी होगा। मतलब ये कि तीसरी बड़ी इकोनॉमी की बात उन्होंने कह दी, लेकिन ये नहीं बताया कि प्रति व्यक्ति जीडीपी में हम कहां पहुंचेंगे। अरे भाई, आप 140 करोड़ के देश हैं, आपकी जीडीपी तो ज्यादा होगी, प्रति व्यक्ति आय की बात कीजिए, वो आय उनकी बात उन्होंने नहीं की। एक दूसरी बात, पूरी दुनिया की तमाम संसदों में भारत को लेकर चिंता व्यक्त हो रही है, मणिपुर को लेकर चिंता व्यक्त हो रही है, विपक्षियों पर डाले जाने वाले दबाव को लेकर चिंता व्यक्त हो रही है। दूसरी तरफ मिश्रा जी एक दूसरे विनोद राय हैं। आप याद कीजिए, जब यूपीए की सरकार थी और विनोद राय नाम के एक व्यक्ति थे जिन्होंने कहा इतने लाख करोड़ का ये घोटाला, उतने लाख करोड़ का ये घोटाला, इतने लाख, और उनको जो इनाम मिला, तो ये मिश्रा जी को इन्हें यही इनाम मिल रहा है और ये मिलने वाला, और ये हटेंगे और ये वापस बीजेपी की तरफ से राज्यसभा में जाएंगे। मैं मुतमईन हो सकता है कि उनको मंत्री बना दे या संगठन में पद देते। लेकिन शर्मनाक बात यह है कि इस देश को विश्व गुरु बताते हैं, उस देश की दुनिया में भट पिट रही है तमाम संसदों में। दूसरी बात है कि इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि सऊदी अरब और रूस भारत के खिलाफ एक हुए, और गोवा में G20 के बैठक में उन्होंने कहा कि जीवाश्म ईंधन के बारे में भारत जो बात कर रहा है हम उससे सहमत नहीं है। आज सोचिए, प्रकाश जी, बिल्कुल आपका नेट जो है काफी डाउन हो चुका है, वीडियो नहीं आ रहा है, लेकिन जी वो भारत के खिलाफ लामबंद हो और मारे, यानी कितनी ज्यादा। जी 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 प्लीज। ये सारे हालात हैं राजीव जी। जी, बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी आप यहां दे रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण का जिक्र कर रहे हैं हम, और यहां देखिए दोस्तों, कई लोग कहते हैं, आप लोग भी कहते होंगे कि आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात ज्यादा कर रहे हो, या आप यहां अगर उनकी बात न करें और देश में जो कुछ हो रहा है उसको एक्सपोज न किया जाए तो फिर चर्चा अधूरी रहेगी। आखिर जो है सत्ता पक्ष में उसकी चर्चा तो करनी ही पड़ेगी। इसलिए यहां रख रहा हूं। कई लोग नाराज होते हैं, निराश होते हैं कि आप ज्यादा बात करते हैं, इसलिए उनके लिए कह रहा हूं, क्योंकि यहां जरूरत है, एक्सपोज करना जरूरी है। आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद से तीसरे टर्म की बात क्यों कर रहे हैं?
लेकिन देश की इकोनॉमी को तीसरे नंबर तक पहुंचाने की बात आप कर रहे हैं। और देश में प्रति व्यक्ति आय क्या है, देश में रोजगार की परिस्थितियां कैसी बन रही हैं, आने वाले समय में क्या आप 2 करोड़ रोजगार हर साल देने वाले हैं? ये सवाल तो बेरोजगार जो हैं, युवा जो हैं, वो पूछेंगे। कई ऐसी योजनाएं आपकी थी, वो आज की तारीख में कहां हैं? कहां है आपका वो स्मार्ट सिटी? 100 स्मार्ट सिटी बनाने की आप बात कर रहे थे, कोई एक स्मार्ट सिटी आप दिखा दीजिए। ऐसे कई सवाल हैं, लेकिन इन सवालों के बीच इकोनॉमी में भारत की हालत कैसी है जरा समझना चाहता हूं। राहुल लाल जी, इकोनॉमी को बहुत अच्छी तरह से आप समझते हैं। ये जीडीपी और बाकी तमाम बातें हम लोग उस पर करते भी हैं, चर्चा भी करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बात कही है, तीसरे टर्म में तीसरे नंबर पे भारत को लाने की बात, क्या लगता है आपको ये एक उसी ढंग का शिगुफा है, उसी ढंग का एक जुमला है जो 2014 से छोड़ा गया था, जिसको बाद में कह दिया गया था 15 लाख सबके जेब में आएंगे, 2 करोड़ रोजगार, बहुत हुआ भ्रष्टाचार, अब की बार मोदी सरकार, ऐसे बहुत सारे नारे सड़क के किनारे हम लोग देखा करते थे। क्या वैसा ही अब फिर से शुरुआत इसकी हो रही है? चुनाव अभी 5 राज्यों के हैं, लेकिन थर्ड टर्म की बात कह रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उनको चिंता अपनी ज्यादा हो रही है, यही बात तो कह रहे थे प्रशांत टंडन जी, क्योंकि उनको ये डर सता रहा है कि शायद नहीं आ रहा हूं मैं, और ये अगर जो है बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह के साथ। राहुल लाल जी, देखिए, सबसे पहला तो वो जगतर और तीसरी अर्थव्यवस्था के मामले को जोड़ रहे हैं। स्पष्ट है कि देखिए, प्रधानमंत्री की दावेदारी को लेकर हम लोग ये जान रहे हैं कि जो आरएसएस है उसके साथ कैसे संबंध चल रहा है। आरएसएस ने भी कर्नाटक के चुनाव के बाद क्या क्या चीजें कही, वो सारा चीज पब्लिक डोमेन में है। तो वहां पे टकराहट की स्थिति है। और जो अभी साथी मित्र लोग कह भी रहे थे कि जो थिंक टैंक है उसने मोदी शाह को अपने हालत में छोड़ दिया है, तो वो तो एक स्थिति है। आश्चर्य की चीज यह राजीव जी कि जब माननीय प्रधानमंत्री जी अर्थव्यवस्था को लेकर बोलते हैं, झूठ बोलते हैं और इस तरह से जो है कि उसमें भी गारंटी शब्द का प्रयोग करते हैं झूठ बोलते हुए, तो ये तो दुनिया का कह दीजिए कि 8वां अजूबा वाली बात हो गई। तो अब इसको क्या चीज कहा जाए? देखिए, नंबर 1 चीज की आप 5वीं अर्थव्यवस्था पे भी कैसे पहुंचे, इंग्लैंड की स्थिति बिगड़ी, और कहीं कहीं जो भारत को जो वो हमारी अर्थव्यवस्था जो एक तरह से जीडीपी बढ़ी हुई दिख रही है, इसका एक बहुत बड़ा कारण हमारी मुद्रास्फीति भी है, हमारा इन्फ्लेशन भी है। क्योंकि वो जो हमारी जीडीपी है वर्तमान में, वो हमारे इस समय के वर्तमान के दाम के आधार पर है। वो उसमें कोई इन्फ्लेशन को माइनस करके हम अपने जीडीपी को कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए वो आंकड़े काफी बड़े आ रहे हैं। अगर अभी इसमें महंगाई कंट्रोल में होती तो वो जीडीपी के आंकड़े भी छोटे आते। तो नंबर 1 चीज तो ये कि ये देखिए कैसी शगुफा की स्थिति है। प्रधानमंत्री की अगर मैं अर्थव्यवस्था को लेकर अगर कुछ बड़े वादे, $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी का बात वो करते थे, पहले उसका लक्ष्य 2023 ही रखा गया था कि 2023 तक में देश $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का हो जाएगा। फिर बाद में उसके लक्ष्य को 2024 भी कर दिया गया था। लेकिन क्या कोई भी मानेगा कि अगले साल तक हम लोग $5 ट्रिलियन इकोनॉमी में जा रहे हैं? नहीं जा रहे हैं। उल्टे स्थिति क्या है, देश की अर्थव्यवस्था की वास्तविकता देखिए, आरबीआई उनके नियंत्रण में सब कुछ है, लेकिन आरबीआई के हालिया एक रिपोर्ट को देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था 12 से 15 साल पीछे चली गई है। इस समय बेरोजगारी का दर एक तरह से स्वतंत्र भारत में सबसे ऐतिहासिक स्तर पे है, महंगाई ऐतिहासिक स्तर पे है। महंगाई पे एक तरह से सरकार हमेशा तुलना करती है कि देखिए ब्रिटेन में महंगाई का दर कितना है, अमेरिका में कितना है, लेकिन यह सरकार महंगाई दर की तुलना नहीं करती चीन से, महंगाई के दर की तुलना ताइवान से नहीं करती, जापान से नहीं करता। आप एशियाई देशों को छोड़ दीजिए और चले जाते हैं तो आप गिनती कर करके वैसे देशों का लिस्ट बना के रखा हुआ है बीजेपी ने कि जिनकी महंगाई दर भारत से ज्यादा है, जबकि दुनिया में कम से कम 65 ऐसे देश हैं जिनकी महंगाई दर भारत से मैं कह दूं कि कम से कम 10%, मतलब अगर भारत में 100 है तो वहां वो महंगाई दर 10% ही है। यह स्थिति है महंगाई को लेके। इसलिए प्रधानमंत्री जी की जो सबसे बड़ी विफलता मैं मानता हूं दो क्षेत्रों में, एक तो देश के सांप्रदायिक सद्भाव को वो बराबर बनाए रखने में बिल्कुल विफल रहे, और दूसरी अर्थव्यवस्था के मामले में, चूंकि अभी अमलेंदु जी जो बात कह रहे थे हथियारों को लेकर, देखिए 4,500 ऑटोमेटिक हथियार जो है कि वहां पे लूटे गए, और सबसे बड़ी चीज है कि 6.25 लाख लगभग जो है कि गोलियों की भी लूट कराई गई है वहां पे। और उसमें भी दुखद चीज यह है कि वो 90% से 95% जो वहां के स्थानीय पत्रकार हैं बता रहे हैं वो मैत्री समूह के पास है, और 5% के आसपास वो कुकी समूह के पास है। राज्य सरकार जो सत्ता में है, जो केंद्र में है,
आपकी भूमिका वहां पे न्यूट्रल तटस्थ की होनी चाहिए थी, जो कि आप समानता के साथ न्याय दंड के साथ आप न्याय दंड इन्होंने संसद में लगा लिया, नए वाले संसद में। अरे न्याय दंड की इतनी बात कर रहे थे, उस न्याय दंड का छोटा सा हिस्सा अगर मणिपुर ले गए होते राजीव जी, मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि वहां पे शांति स्थापित हो जाती। लेकिन ये मणिपुर में न्याय के मानक को ले जाना भूल जा रहे हैं, भूल क्या रहे, ले जाना नहीं चाह रहे। नहीं तो ऐसी स्थिति नहीं होती कि एक केंद्रीय मंत्री जिसके घर पर 15 जून को भी हमला हुआ और अभी 2 दिन पहले भी हमला हो जा रहा है, अभी भी दुकानों में आग लगाई जा रही है। यूरोपियन यूनियन में चर्चा होती है आपके मणिपुर के ऊपर, भारत में जो है कि अमेरिका के राजदूत कह देते हैं कि भाई आपको मदद चाहिए तो हम ही से मदद ले लीजिए। यह स्थिति हो चुकी है और वैसे स्थिति में आप मणिपुर को शांत नहीं करना चाहते, आप कैसा विश्वगुरु बनना चाहते हैं? क्या 21वीं सदी में भारत की दुनिया को यह संकेत देना चाहता है कि उसका एक राज्य है मणिपुर और वहां पर 3 महीने तक दंगे होते रहे और उस दंगे को कोई शांत कराने वाला नहीं रहा? मेरा मन आज अत्यंत प्रसन्न है कि इंडिया के लोगों ने वहां पे जाने का निर्णय लिया है। ये एक बहुत बड़ा कदम है। राहुल गांधी पहले गए हैं, जब इंडिया के प्रतिनिधिमंडल मणिपुर जाएंगे इसके बहुत बड़े संकेत होंगे। तो इसलिए प्रधानमंत्री के आर्थिक दावे तो बिल्कुल ही झूठे हैं। देखिए उनको अभी तक जो है कि किसानों की आय डबल कर देनी थी, किसानों के आय डबल का मामला झूठा हुआ। अभी विकास के मॉडल पे बात हो रही थी 2014 में, गुजरात के मॉडल, गुजरात का विकास का मॉडल, गुजरात का विकास का मॉडल 1 वर्षा हुई, हम लोगों ने देख लिया कि गुजरात के बड़े बड़े शहरों की क्या स्थिति थी। प्रधानमंत्री जी मेट्रो की बात करते हैं कि हम तो पहले इतना किलोमीटर मेट्रो बनता था और इतना किलोमीटर मेट्रो बनता। माननीय प्रधानमंत्री जी 2014 के पहले आपके गुजरात में किस शहर में मेट्रो था जरा ये बता दीजिए, जबकि कांग्रेस शासित कई प्रदेशों में मेट्रो की परियोजना बड़ी जबरदस्त फल फूल रही थी। और उस मेट्रो के प्रोजेक्ट के लिए प्रधानमंत्री ने कौन से गंभीर प्रयास किए थे गुजरात में, यह भी बता दें। तो इसलिए उनका आर्थिक चीजों से कोई मतलब नहीं है। अंग्रेजों की जो मूल नीति थी विभाजन करो की नीति, उसी के आधार पर वो सत्ता को प्राप्त करना चाहते हैं। और वो जो ये न्यू इंडिया जो वो कहते हैं, ये नई जनरेशन है, युवा पीढ़ी, जो कि राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा के साथ उन्होंने अपने आप को ऐसा जोड़ा कि आज राहुल गांधी के साथ जुड़ गए। हम लोगों को देखिए 2014 का चुनाव में एक तरह से ये युवा पीढ़ी उसमें मोदी जी के साथ जुड़ी हुई थी और आज समय का कालचक्र बदला है, वो युवा पीढ़ी आज कांग्रेस और राहुल गांधी के साथ जुड़ी हुई है। तो यही कारण है कि प्रधानमंत्री जी काले कपड़े पे क्या कहेंगे? आज तो खुद ही वो काला कपड़ा पहन के राजस्थान की यात्रा कर रहे थे। आप काला कपड़ा पहने तो बड़ी अच्छी बात है, दूसरे पहने तो उनको कुछ भी कर दीजिए, ISI का एजेंट कर दीजिए, कुछ भी कर दीजिए। तो उनके जो एक न्यूनतम तर्क जो देश चाहता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के वक्तव्यों में एक मिनिमम लॉजिक मिले हम लोगों को, वो भी अब मिलना बड़ी मुश्किल चीज हो गई। ये दुखद स्थिति है। जी बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन क्लोजिंग कमेंट चाहूंगा सिंह साहब आपसे। और क्या ये बहुत हड़बड़ी में है क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी? 2024 की हड़बड़ी दिखाई दे रही है आप कैसे देखते हैं? जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। और प्रधानमंत्री की चिंता का कारण कांग्रेस या INDIA नहीं है, वह तो अपनी जगह ही है, उन्हें तो उनको पता ही है। लेकिन प्रधानमंत्री जो सबसे अधिक चिंता महसूस कर रहे हैं वो उनके घर से उठने वाला शोर है, जो अभी बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन इसकी भनक उनको है और उनको समझ में भी आ रहा है। दिक्कत यह है कि मैं अक्सर ये देखता हूं कि जब भी वो और अमित शाह जी बोलते हैं तो भारतीय जनता पार्टी का कोई बड़ा नेता नहीं बोलता। तो राहुल गांधी के बारे में संसद की बात अलग है, लेकिन वैसे कोई पब्लिक मीटिंग आगे बहुत लोग नहीं करते। तो स्मृति ईरानी को तो प्रशांत जी ने सही कहा कि उन्हें कोई गंभीरता से नहीं लेता, तो मैं उनका बोर्ड लिख नहीं कर रहा हूं। लेकिन नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह या अन्य जो बड़े नेता हैं उनके अंतर्गत बीजेपी को नहीं बोलते। तो निश्चित रूप से वो घबराए हैं, हताशा है, और वो इस स्थिति से निकलने की करें भी तो क्या करें, क्योंकि पिछले 9 साल में उनके पास बताने के लिए ऐसा कुछ नहीं है। अभी आज मैं न्यूज 24 का वो 4 PM का एक ट्वीट देख रहा था, उसमें सरकार ये कह रही है कि हमने कोई IIM नहीं बनाए, जो पुराने हैं वही हैं, और ये कहते हैं कि हर हफ्ते में बना रहे हैं, हर हफ्ते की यूनिवर्सिटी बन जा रही है। तो मुझे नहीं लगता कि प्रधानमंत्री जी इस समय काफी होशो हवास में है, और ऐसी स्थिति में वो आदमी डिस्टर्ब भी हो जाता है और उन्हें हताशा साफ साफ दिख रही है। मैं आर्म्स लाइसेंस के बारे में जरा ये बता दूं, पिछले 2016 से लेकर अब तक मणिपुर में 26,000 से ज्यादा आर्म्स लाइसेंस दिए गए,
7 साल में सबसे ज्यादा आर्म्स लाइसेंस नॉर्थ ईस्ट में मणिपुर को दिए गए हैं। तो लूटे हुए हथियारों के अतिरिक्त है, लूटे हथियार स्मगल्ड होके पंजाब तक जाएंगे, जम्मू कश्मीर जाएंगे, कहां जाएंगे नहीं पता, लेकिन आर्म्स लाइसेंस दिए गए तो ये है। तो निश्चित रूप से मणिपुर में आज पहले इसकी व्यवस्था की गई है, क्या की गई है ये चीजें बाद में खुल जाएंगी, लेकिन अभी जिस तरीके से प्रधानमंत्री का मौन है, बीजेपी की चुप्पी है, तमाम तनाव के बाद भी लोग कुछ बोल नहीं रहे हैं, दबाव के बाद साफ साफ लग रहा है कि वहां कुछ ऐसा है जो इनके प्लान का हिस्सा है। तो हताशा तो साफ साफ दिख रही है। जी हताशा साफ साफ दिख रही है, लेकिन हड़बड़ी यह है कि 2024 किसी तरह अपने हाथ में आ जाए। लेकिन उससे पहले 2024 से पहले 2023 में अभी एक जंग बाकी है जो अक्टूबर नवंबर में होना है, 5 राज्यों का चुनाव। और उससे पहले पूर्वोत्तर में जो अशांति है और धीरे धीरे मणिपुर की आग फैल रही है मिजोरम में, और अब तो असम तक ये आग आ चुकी है। अलग अलग समुदाय के लोग हैं, जाति विशेष के लोग हैं, लेकिन वहाँ एक अलग तरह की परिस्थितियां हैं जिस पर काबू पाना बहुत ज़रूरी है ताकि देश में शांति बहाल हो पाए। इस बीच विपक्ष, और उसमें भी विपक्ष का जो गठबंधन इंडिया है, जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज INDIA